दोस्तों नमस्कार, जय भीम। स्त्री काल यूट्यूब फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये कार्यक्रम हमारा स्त्री काल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं www.strikal.com पे। और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं पुरुष की यौनिकता पुरुष की यौनिकता पर। कैप्शन है उसका आरोपित मर्दानगी, अधिकार और वंचना की कहानी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो जेंडर की समझ रखते हैं, जो स्त्रीवाद की समझ रखते हैं, तो वो ये जानते हैं कि पुरुष भी स्त्री की ही तरह कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक रूप से कंस्ट्रक्टेड होता है। और उसी तरीके से जो यौनिकता है वो सेक्स से अलग, उसमें भी एक सामाजिक कंस्ट्रक्शन मिला होता है। यौनिकता एग्जैक्ट यौन नहीं होता है। यानी जो पुरुष की यौनिकता है और स्त्री की जो यौनिकता है उसको समाज निर्मित करता है, जैसे स्त्री को निर्मित करता है और पुरुष को निर्मित करता है। दोनों को अलग अलग संदर्भों में निर्मित करता है। एक जिसको जो निर्मित करने वाली व्यवस्था है उसको पैट्रियार्की बोलते हैं, पितृसत्ता बोलते हैं। पितृसत्ता जो पुरुषों को गढ़ती है और जो स्त्रियों को गढ़ती है, वो दोनों में फर्क है। एक डोमिनेंस की ओर चला जाता है और एक सब्जुगेशन की ओर चला जाता है। आज हम लोग लगातार यौनिकता पे बात करते रहे हैं, तो ये जो डोमिनेंस की यूनिट है उस पर बात करेंगे, जो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है उस पर बात करेंगे कि उसकी यौनिकता को किस तरीके से पितृसत्ता गढ़ती है और उसके असर क्या होते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 6 में से 1 लड़का 18 की उम्र तक यौन हिंसा का शिकार हो जाता है। मैं ये आंकड़ा क्यों आपको बता रहा हूं, आगे बात करता हूं। हम लोग सिर्फ यौन हिंसा और रेप पर बात नहीं करेंगे, समग्रता में यौनिकता पे बात करेंगे। और यौन हिंसा के शिकार कुल पुरुष कम से कम 4 में से 1 बताए जाते हैं, यानी 25%। एक सैंपल सर्वे हुआ था, उसमें से 54% से अधिक लोग ये मानते हैं कि पुरुषों पर भी यौन हिंसा होती है, लेकिन खुद के बारे में बात करना वे पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए है कि पुरुष या मर्द, जो मैं बात कर रहा था, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। लिंग केंद्रित समाज उसे शुरू से ही वैसा ही गढ़ता है। लड़कियों के विपरीत लड़कों के जेनिटल प्रदर्शन के विषय हैं, ताकत के, उसको हमेशा मर्दाना ताकत से जोड़ा जाता है। एक मानसिकता बनाई जाती है। लड़कियां यदि अपने ऊपर हुई यौन हिंसा को रिपोर्ट नहीं करती हैं तो उसके कारण अलग हैं। उसके कारण आरोपित इज्जत और समाज की दृष्टि है। वहीं पुरुष नहीं करते हैं तो उसके पीछे का कारण मर्दानगी है। इस कारण से मैंने शुरू में इसके यौन हिंसा की बात की थी। ऐसी ताकत, ये जो ताकत है वो ताकत हासिल करते हुए सेक्सुअलिटी की जब भी बात आती है, सेक्स की जब भी बात आती है, तो आप देखेंगे कि पुरुष मर्दानगी, मर्दाना ताकत, परफॉर्मेंस, एक तो परफॉर्मेंस के बर्डन से लोडेड होता है। तो लगातार आप अपने आसपास देखते होंगे मर्दाना ताकत के लिए दवाखाने देखा करते होंगे। वे अपनी यौनिकता का इसी कारण से, ये जो बर्डन है जो उन पर आरोपित है, इस कारण से वे अपनी यौनिकता का आनंद भी नहीं ले पाते। उन पे एक बर्डन धार्मिक तरीके से भी होता है कि सेक्स का मतलब बच्चे पैदा करना होता है। इस बर्डन को ढोते हुए पुरुष एक सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। एक और ध्यान दिला दूं आपको कि जो यौन हिंसा की बात मैंने की, मेनका गांधी ने भी शुरू में ही पॉस्को, जब वो चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर थी, तो पॉस्को कानून को जेंडर न्यूट्रल इसीलिए कर दिया था कि पुरुषों पर भी यौन हिंसा होती है और वो चुप्पी बनाए रखते हैं। और भारत सरकार का अपना सर्वे है, 2007 में ये सर्वे आया था, उसके बाद नहीं आया है, कि 53% से अधिक बच्चे यौन हिंसा के शिकार होते हैं। ऐसा उन्होंने एक सर्वे में बच्चों ने स्वीकार भी किया था। तो ये एक पृष्ठभूमि है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि यह जो यौन हिंसा झेलते बच्चे या मर्द अपने ऊपर हुई हिंसा की बात भी करना पसंद नहीं करते। आज जब मैंने पोस्टर जारी किए, कुछ सवाल भी आए, उन सवालों से ही हम आज की बातचीत की शुरुआत करेंगे। और कुछ ठहाके भी आए। वो ठहाके ही बताते हैं कि किस तरह से मर्द गढ़े जाते हैं। और वो ठहाके मूलतः जो सच्चाई है और इस फॉर्म में आए जैसे वो मर्दानगी के फॉर्म में कि मर्दों का रेप हो ही नहीं सकता, या रेप जैसी चीज पे बात करने के खिलाफ वो ठहाके थे। तो कुल मिलाकर ये पृष्ठभूमि में है। इस पृष्ठभूमि में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर संजय देशपांडे।
नमस्कार। अरे, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। मेरे साथ हमारी साथी स्त्रीकाल की हमारी नमस्कार आप। जी हमारी साथी मनोरमा हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोरमा जी। और हमारे साथ अनुशक्ति हैं। अनुशक्ति लेखिका हैं और पत्रकार भी हैं। यौनिकता पर विवाद बातचीत करने के कारण अनुशक्ति पिछले दिनों ट्रोल भी हुई थी। और हमारे साथ जुड़ेंगे लक्ष्मण देव। फिलहाल अभी जुड़े थे लेकिन टेक्निकल कारण से तो दोबारा वह हमारे साथ जुड़ेंगे। डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं, फिलहाल डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं। वो आते हैं तो मैं जोड़ दूंगी। और लक्ष्मण इंडियंस फॉर सेक्सुअल लिबर्टी संगठन के संयोजक हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और वो एक खास मुहिम में लगे हुए हैं, वो है पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल टॉयज को लीगल बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। तो लक्ष्मण आते हैं तो लक्ष्मण भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ही बातचीत शुरू करते हैं, फिर अपने, चूंकि आज का विषय पुरुष यौनिकता है, आप डॉक्टर भी हैं और पुरुषों को पहले वो शुरुआत भी करनी चाहिए कि आपके पास जो केसेज आते हैं, जो मैंने आंकड़े दिए, तो क्या वो अपने ऊपर हुए यौन हिंसा की भी चर्चा करते हैं? वो उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है जो केसेज आपके पास आते हैं? थोड़े से कैसा होता है कि हमारे पास जो केसेस आते हैं जी, वो थोड़े बड़े होने के बाद आते हैं। मैंने शादी की उम्र में आया है, लेकिन जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज या बाल यौन शोषण जो होता है वो कभी कभी बचपन में हुआ रहता है या एडोलसेंट में ज्यादा होता है। जी। तो मुझे जैसे एक जस्ट एक शॉर्ट हिस्ट्री एक पेशेंट की बताता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, 31 साल का होगा, उसकी शादी करनी थी और उसको फिर डाउट था कि मुझे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज हुआ था, तो क्या मैं होमोसेक्सुअल हूँ, इसलिए लोगों ने मेरे पे एब्यूज किया या मुझे यूज किया या मुझसे संभोग किया। तो उसका एक कजिन उसको मेरे पास लेके आया था। और मजे की बात ऐसा है कि उसका जो एक अंकल, अपने यहाँ कैसा है, किसी को भी अपन बाहर के लोगों को चाचा बोलते हैं, चाचा या मामा होता है कोई, तो उसके घर के बाजू में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी ही उसका यौन शोषण करता था। और अगर एक आध बार वो उसके कारण उसके पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके पिताजी को लगता था कि वो बुजुर्ग आदमी है, ये उसके पास जा नहीं रहा है, उसका अपमान करता है, इसलिए उसको डांटा जाता था। लेकिन ये लड़का बोल नहीं पाता था। तो जो डिस्क्लोजर बोलते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज में, मैक्सिमम टाइम बच्चों के या मेल्स में डिस्क्लोजर बहुत कम होता है। मुझे जी। बाकी लोगों का भी क्या रहा है देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स में शोषण हुआ भी तो डिस्क्लोज तो कम होता है। यानी जो मैंने अपने इंट्रो में अपनी बात कही कि हाँ। वो डिस्क्लोज नहीं करते, और उसका कारण भी, उस पर और लोगों से भी बात करेंगे कि जो आरोपित मर्दानगी है वो मूल कारण है, और वो बचपन से ही बच्चा जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो एक कारण है। लेकिन एक बात और बताया आप, उसके बाद मैं लक्ष्मण जी से समझूंगा, फिर और दोनों साथियों से। तो वो ये कि जब आपके पास जो पेशेंट का मैक्सिमम, एक ऐसे तो आपने कोई रजिस्टर्ड आंकड़े नहीं किए होंगे, लेकिन एक अंदाज के हिसाब से कि वो किस लिए आते हैं, परफॉर्मेंस के लिए, ताकत के, एक जो मर्दाना ताकत का जो विज्ञापन होता है वो तो आप देखते ही हैं, तो क्या होता है, उनके क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? बिल्कुल, हमारे पास ये बातचीत और खुलेगी। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा इस पे एक शोध प्रबंध भी प्रकाशित हुआ था जो मेडिकल जर्नल में हुआ था। तो हमारे यहाँ लगभग 90 to 95% मेल्स आते हैं सेक्सोलॉजिस्ट के पास में। 90 to 95, ये पिछली बार भी मैंने अपने फीमेल सेक्सुअलिटी में भी बोला था। और मैक्सिमम 5% महिलाएं आती है, और उसमें से भी मैक्सिमम महिलाएं अपने पति के साथ में ही आती है। अकेली महिला तो आती ही नहीं है, जो भी आती है फिर नहीं तो अपनी कोई सहेली या किसी रिश्तेदार को लेके आती है। बट मेल्स अकेले भी आते हैं, और मैक्सिमम टाइम उनको जो सेक्स प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए हमें ज्यादा आते हैं, कि जिसको बोलते हैं अपन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या अपने जो हम हमेशा बोलते हैं उसको नपुंसकता बोलते हैं हम उसको। तो नपुंसकता के लिए भी काफी लोग आते हैं, या फिर शीघ्रपतन दूसरी बहुत बड़ी समस्या है कि सेक्स करते समय वो पुरुष अपने स्त्री पार्टनर जो है उसकी
उसका संतुष्टि नहीं कर पाता, और इसलिए भी उसके मन में बहुत सारे विचार रहते हैं। जनरली यंग एज वाले लोग ये ज्यादा रहते हैं, और बाकी लोग, बुजुर्ग लोग जो आते हैं, वो भी शादी के बाद में बेसिकली दे कैन नॉट एंजॉय सेक्स, उनको सेक्स से एंजॉयमेंट नहीं मिलती या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करते। ये दो मुख्य उसमें उनके उद्देश्य होते हैं। जी संजय जी, एक तो आपका परिचय वैसे मैंने अभी दिया था लोगों को, फिर भी थोड़ा सा आप जो काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसमें ही एक आज के विषय से उन काम है, तो थोड़ा सा काम का के संदर्भ में बताएं कि आप वेश्यावृत्ति को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक प्रसंग है और वो उस पर काफी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खास करके आप पोर्नोग्राफी को और सेक्स टॉयज को आप ये करना चाहते हैं, तो इसका थोड़ा संदर्भ दे दें। फिर जो मैंने 2 सवाल सामने रखे उनके, डॉक्टर साहब के, और दोनों में जो आपको जवाब मिला, और आप हम सब के अपने अनुभव भी हैं, हम सब मेल हैं, तो ये जो चुप्पी होती है सेक्सुअल अब्यूज के बाद, क्या वो जो कंस्ट्रक्टेड मर्दानगी है, कारण वो होता है, और दूसरा कि सेक्स को लेकर के जो समझदारी होती है, जो डॉक्टर साहब के पास लोग आते हैं शीघ्र पतन और तमाम चीजों को लेकर के, तो एक मेल के रूप में आप उसको कैसे देखते हैं? लक्ष्मण जी। थोड़ा नेटवर्क इशू रहेगा लक्ष्मण, क्या? जी लक्ष्मण जी, आप हाँ जी बात करें। हाँ, मैं 2009 हमने एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी, इंडियंस फॉर सेक्सुअल लिबर्टी, जिसकी मैंने स्थापना करी थी, और हमने 2012 में सेक्सुअल फ्रीडम परेड भी करवाई थी। हमारा 3 मांग है पूरी सीधी। प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया जाए रेड लाइट एरिया में। दूसरा, पोर्नोग्राफी को एडल्ट्स के लिए लीगल किया जाए, कॉमर्शियल पोर्नोग्राफी का प्रोडक्शन ली, हार्डकोर पोर्नोग्राफी। हमारा मानना है कि अगर कोई एक्ट लीगल है तो उसका डिपिक्शन इलीगल कैसे हो सकता है। तीसरी बात है कि जो सेक्स टॉय हैं, जो विक्टोरियन मोरालिटी के चलते हुए 1880 में इंडिया में जिनको मतलब बैन कर दिया गया था, उसको भी लीगल करना चाहिए। ये हमारी 3 डिमांड मेजर थी, और हमने सेक्सुअल मतलब होमोसेक्सुअलिटी को भी वैधता प्रदान करने की उस समय बात उठाई थी, और हमने इस पे एक बहस की शुरुआत करी थी। मीडिया से हमें काफ़ी मतलब वेटेज मिला और काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन क्योंकि हमें एनजीओ नहीं है, हम किसी से पैसे नहीं लेते और ना ही कोई चंदा या कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं है, तो इस वजह से हम इस बात को बहुत ज़्यादा मुखर तरीके से समाज में उठा नहीं पाए। और दूसरी बात यह है कि सेक्स पे कोई खुल के बात नहीं करता, और पोर्नोग्राफी को भी बहुत बड़ा मतलब गलत मुद्दा मान लिया गया है। हिंदी में खासतौर से जो पोर्नोग्राफी है उसको सड़क छाप मान लिया गया है। तो हमारा ही मानना है कि जो कोई एक्ट लीगल है तो उसका डिटेक्शन इलीगल कैसे है। दूसरी बात, अगर कोई बोलता है कि ये वल्गर है या न्यूडिटी है, तो सेक्स भी तो नंगे होता है, तो शब्द भी तो नंगे होंगे जब पोर्नोग्राफी का जिक्र होगा। पहली बात तो कि गिल्ट फ्री होकर हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए पोर्नोग्राफी वाले मुद्दे को, और इसको एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि पोर्नोग्राफी की वजह से सेक्सुअल क्राइम होते हैं, तो मेरा पूछना है कि मिडिवल टाइम्स में जब सेनाएं रेप करती थी और दूसरे लोग रेप करते थे, तब तो पोर्नोग्राफी थी, तो वो कैसे अराउज होते थे लोग रेप करने के लिए, सेक्सुअल क्राइम करने के लिए। बहुत सारे लोग इसको बहुत जिम्मेदार मानते हैं कि जो पोर्नोग्राफी है ये यौन हिंसा के लिए बहुत बड़ा कारक है, कि जो टीनेज बच्चे हैं, वेस्टर्न यूरोप में पोर्नोग्राफी लीगल है, लेकिन वहाँ मतलब जो यौन अपराधों की जो घटनाएं हैं बहुत ही कम है, और उसका कारण है कि वहाँ के समाज में इस तरह की जो शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ जो यौन शिक्षा है उसमें और जेंडर सेंसिटिविटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत है जी, लेकिन मेरा ये मानना है जी। और लेकिन लक्ष्मण, आज का जो विषय है पोर्नोग्राफी पे तो हम लोग बात करेंगे, और एक दिन हम लोगों ने की भी थी पोर्नोग्राफी पे, खास करके हमारे यहाँ स्त्री काल ने वो रिसर्च किया, भारत का लगता है पहला रिसर्च है व्हाट्सएप पे, हम लोग बहुत प्रचारित नहीं कर पाए, तो उस पर बात हुई थी, डॉक्टर साहब भी थे। आज का विषय है कि जो 2 चीजें सामने आ रही, कि एक तो मेल अपने सेक्सुअल अब्यूज को लेकर के बात नहीं करता, वहीं से आज के विषय को हम खोलना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? कि बीबीसी ने चलाया था कि अपनी बात आप कहें, और रिसर्चेज जो हमने, आपने यदि शुरू में इंट्रो सुना होगा, तो रिसर्चेज हमने सामने रखे,
तो वो क्या है, क्यों बच्चे अपनी अब्यूज के बारे में, जो पुरुष मेल चाइल्ड है, वो बात नहीं कर पाते। एक मेल के रूप में भी आप बताएं, क्या वो कंस्ट्रक्शन ही नहीं है? और दूसरा आप अपने अनुभव भी बताएं जी। मेरे मानना है कि उस एक तो जो हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है, वो उसके लिए उत्तरदायी है। और उसको, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पैसिव गे होना बहुत ही शर्मनाक समझा जाता है भारतीय समाज में। मतलब जो एक्टिव गे है वो मतलब इस बात पर गर्व करता है, मतलब इस तरह की गालियां भी हैं कि मैं तेरी गांड मार लूंगा। मतलब वो जो एक्टिव गे है वो इस बात को प्राउड करता है, ठीक है। और जो पैसिव गे है, तो इसी वजह से जो ज्यादातर जो सेक्सुअल अब्यूज हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो सोशल कंडीशनिंग की वजह से और इसके कारण वो शर्म महसूस करते हैं। और ये महिलाओं के बारे में भी है, तो इस वजह से तो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। बिल्कुल, हाँ लक्ष्मण, बात पूरी करें। कारण है, इस वजह से मैं बताते नहीं है ये इस तरह की घटनाएं। जबकि मतलब मेरा मानना है कि पुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं लड़कियों के मुकाबले शायद ज्यादा होती हो, क्योंकि उनका घुलना मिलना ज्यादा सहज होता है सेम सेक्स के साथ। जी, लड़कियों आंकड़े ज्यादा लड़कियों की तरफ हैं उनके सेक्सुअल अब्यूज के, लेकिन लड़कियों ने अब बोलना सीखा है। पुरुष अपनी मर्दानगी के कारण बोल नहीं पाते। यहीं से जो मर्दानगी का बर्डन है, अनु मैं आपकी ओर आ रहा हूं, और यहीं से जो मर्दानगी का बर्डन है वो समझ में आता है। एक पुरुष जो कंस्ट्रक्ट होता है उसको आप कैसे देखती हैं, इन चुप्पियों को आप कैसे देखती हैं? जी अनु, और कुछ सवाल हम जो छोड़े गए हैं आज के, जब हमने पोस्टर जारी किया था, वो सवाल भी ले लेंगे जल्दी। बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं मर्दानगी की, तो सबसे पहले बात निकल करके आती है मर्द को दर्द नहीं होता है। और जहाँ मर्द को दर्द नहीं होता है, वहाँ मर्द अपनी पीड़ा कैसे कहेगा? अभी चूंकि हम मर्दानगी पर और पुरुष यौनिकता पर बात करने वाले थे, तो मैं कुछ डाटा देख रही थी। ऐसे एक डाटा देखा एनसीआरबी का, 2015 से 2019 के बीच में कुछ एक 15,000 से ऊपर चाइल्ड अब्यूज के केसेस दर्ज किए गए थे। उसमें से 2,250 केसेस जो थे वो लड़कों से जुड़े हुए थे। मैं एक लड़के की माँ हूँ, 10 साल का बच्चा है मेरा, और मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा डरी होती हूँ उसको किसी के भी पास छोड़ने से। ये कब का रही है, कब से कब का था? 2015 से 2019 के बीच में कुछ एक 15,000 केसेस थे। उसमें से 2,250 केसेस जो थे वो लड़कों के चाइल्ड अब्यूज से जुड़े हुए थे। और मुझे कुछ डाटा याद नहीं है, पर गोल-मोल डाटा याद है, मतलब एग्जैक्टली नहीं याद है। पर मैं 15-16 में मैं एक रिसर्च कर रही थी चाइल्ड अब्यूज पर। उसमें मेरे पास जो एक डाटा आया था, उसमें से 50% केसेस जो है, लड़के जो हैं, जितने भी लड़कों से मैंने बात की थी, उसमें से मोर देन 50% लड़कों ने ये बताया था कि कभी ना कभी जीवन में एक बार उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। ठीक है, तो ये जो डाटा है, पर हम कितने लड़के, चूंकि उस वक्त मैं एक काउंसिल के तौर पर थी, चूंकि उस वक्त मैं बात कर रही थी लोगों से, उनसे उनके अनुभव जानने की बात प्रक्रिया में थी, तो वो अपनी बात कह पाए। पर कितने लड़के आमतौर पर कह पाते हैं? आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पर मतलब आप लड़कों के हॉस्टल में बहुत सारे किस्से आते हैं, बहुत सारे कहानियां आते हैं, बहुत सारी कहानियों में ये जो उनके समलैंगिक संबंधों के बारे में दर्ज किया जाता है। और बहुत इन समलैंगिक संबंधों के पीछे बहुत बार जो है वो शोषण की कहानियां जो है वो दब जाती हैं। अप्राकृतिक, अगर हम अखबारों के पन्नों को पलटने लगे, मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटी थी, जब मैं नहीं समझती थी अप्राकृतिक यौन शोषण क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता था क्या होता था। फिर भी याद है कि हर दूसरे या तीसरे दिन अखबार के पन्नों पर अप्राकृतिक यौन शोषण जो है वो बड़े लफ्ज में दर्ज होता था। और अपने आप में ये टर्म भी जो है अप्राकृतिक यौन शोषण, ये इलीगल, ये तो मतलब हाँ, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, यौन शोषण कैसा भी हो अप्राकृतिक ही होगा। पर हाँ, यौन शोषण कैसा भी हो वो अप्राकृतिक ही होगा। पर एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ कॉन्सेंट के साथ मिलना अप्राकृतिक नहीं है। मैं बार बार समलैंगिक संबंधों की मैं वो हूँ, मतलब वकालत करती हूँ। मैं मानती हूँ कि दो व्यक्ति, पुरुष हो स्त्री हो, जो भी हो, किसी भी जेंडर के हो, अगर कंसेंट से एक दूसरे के साथ हैं तो उनका संबंध बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल वैध है।
इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पर यौन शोषण जो भी हो, जिस भी तरह का हो, अप्राकृतिक होगा। पर मुझे याद है कि बचपन में जब अखबार के पन्नों, हिंदी बेल्ट से आती हूँ, बिहार से हूँ मैं, हिंदी बेल्ट से, और जैसे जैसे मैं पन्ना पलटती थी, अप्राकृतिक यौन शोषण शब्द जो है वो मुझे जकड़ लेता था। बहुत बाद में जब मैं शायद कॉलेज में आ गई, जब मैं कुछ अखबार की रिसर्च करने लगी, देन मुझे, मतलब चूंकि एक इनोसेंस होता है आपका, जो इनोसेंस लेवल आपका फटता है, देन यू रियलाइज कि अच्छा ये ऐसा हुआ करता था। वो चीजें, गुड टच बैड टच, आप ये देखिए, गुड टच और बैड टच वाली बात जो होती है, हम जब भी होती है वो बात टीवी के एड से देख लीजिए, कितनी बार उन एड्स को लड़कों पे फोकस किया जाता है, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं। इनफैक्ट मैं घरों में भी कहती हूँ, अच्छा लड़की है तो इसको बाहर मत भेजो, लड़का है तो घर के अंदर रख लो। हम ये मान के चलते हैं लड़के जो है वल्नरेबल ही नहीं है, उनके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जबकि मैं रियल लाइफ अनु एक पक्ष ये भी है लोगों का कि जो आप बच्चों को बताते हैं गुड टच बैड टच, तो उसकी जो अति होती है वो इतनी होती है कि लोग दूसरों के बच्चों को प्रेम करना भी, सामान्यतः जो प्रेम करते थे लोग, जिसमें अब्यूज नहीं होता था, उससे भी लोग बचने लगते हैं। पर आप सामान्य प्रेम किसको कहेंगे? गाल छूना सामान्य प्रेम है। मैं असामान्य प्रेम की बात बताती हूँ कि गुड टच बैड टच में जबरदस्ती पकड़कर किसी को भी जबरदस्ती पकड़कर चूम ले, वो अप्राकृतिक है और स्वाभाविक है। हम हमें एक्चुअली पता है कि बच्चे को प्रेम करने के नाम पे हम भूल जाते हैं कि हमारी सीमाएं कहाँ हैं। बिल्कुल, हमको अपनी चूंकि बच्चों को आप ऑब्जेक्ट की तरह लेते हैं, और वही ऑब्जेक्ट सब वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चे से आपकी दूरी बनती है, क्योंकि उसकी सब्जेक्टिविटी डेवलप होने लगती है। बिल्कुल। और जब हम ऑब्जेक्टिव, मैं अगर मान लीजिए मेरा बेटा है 10 साल का, मैं उसको जबरदस्ती, ठीक है, मैं अपने आप को, मैं उसको ये बात कहती हूँ कि चूंकि उसको कहीं ना कहीं एक दीवार गिरानी होगी, तो मेरे साथ के अलावा मैं इसको कहती हूँ कि कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे, जस्ट टेल दैट पर्सन कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। उसको हम कभी लड़कियों को तो हमें सिखा देते हैं। जैसे कि मैं अपनी ही बात बताऊं, तो मुझे मेरे घर में मम्मी मुझे अकेले नहीं भेजती थी, ठीक है। एक डर था उनके घर में, उनके दिमाग में, जहन में एक डर बना हुआ था कि कहीं कुछ मैं किसी चीज का शिकार ना हो जाऊं। पर मेरे भाई को लेकर के ऐसा नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि मेरा भाई किस चीज से गुजरा है, किस चीज से नहीं गुजरा है। भगवान ने, आई डोंट वांट हिम टू मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी चीज से सफर करे। पर कितने प्रतिशत लड़के आकर के बता पाते हैं कि मैंने ये झेला है। मेरे कॉलेज के किसी मीटू अभियान लड़कों का बहुत असंभव है, भारत में तो और भी बड़ी मुश्किल है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये मर्दानगी पे, अच्छा ये देखिए, अब नॉर्मली देखिए, एक लड़का जो जेंटलमैन है, अच्छे से पैसिव मसले को वो लोग स्वीकार नहीं करते, मर्द मतलब एक्टिव। बिल्कुल, आप ये देखिए, एक लड़का जो अच्छा है, जेंटल है, अच्छे तरीके से आपसे बात करता है, उसको कहते हैं लड़की है ये साला, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट एग्जैक्टली हाउ दे टॉक, इसी तरह से बात करते हैं लड़कियों। ये तो लड़की है, ये तो जनानी है, जनानियों जैसी बात करता है, जैसे लड़चूड़िया पहन ले तू। सो एक्चुअली मैं यहाँ पर फिर से फीमेल एंगल लाऊंगी कि उनके लिए एक जेंटल लड़का पुरुष नहीं रहता है, वो स्त्री बन जाता है। और स्त्री चूंकि ऑब्जेक्ट है, तो जो जेंटल लड़का है वो भी ऑब्जेक्टिफाइड हो जाता है। मर्दानगी उनकी जेंटल होने में धसधसा करके, धड़धड़ा करके गिर जाती है, ठीक है। मर्दानगी को केवल उसकी मैन फॉर्स कॉन्डम की तरह, घोड़े की तरह भागने की भाषा आती है। मर्दानगी को केवल भाला मारने की भाषा आती है। मर्दानगी को शांत रहना, सल्लज रहना और अच्छे से बात करना नहीं आता। इनफैक्ट मैं बहुत नॉर्मल सी बात, जी हाँ, आप पूरी कर लें बात। हाँ, मैं कॉलेज के दिनों की बात कर रही हूँ। मेरे साथ 2-3 मैं ऐसे ही, मेरे कुछ जो जेंटल लड़के होते हैं वो लड़कियों के अच्छे मित्र होते हैं, और जो लड़कियों के अच्छे मित्र होते हैं वो उन लड़कों को वो भले लड़के होते हैं, क्योंकि हर लड़का लड़कियों का अच्छा मित्र नहीं हो सकता, लड़कियां उसमें भरोसा नहीं दर्ज कर सकती हैं। तो मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, बड़ा भला सा अच्छा सा लड़का था। उसके बारे में उधर से कोई 2-3 रफ लड़के क्लास से निकले, अरे तू क्या कर रहा है लड़कियों के बीच में साला, तेरे, मतलब दे जस्ट सेड समथिंग टू हिम, जिसको सुनकर के मुझे बहुत खराब लगा। मैंने लगा मैं इन लोगों को बस इनको मजा चखा के आती हूँ, मेरा गुस्सा, दिमाग खराब हो गया, मजा चखा के। उस लड़के ने रोक लिया, जाने दो, बोले दो, इनकी आदत है बोलने की। सो आप देखिए कि किस तरह से लड़के अपनी मर्दानगी के ताव में दूसरे लड़कों को ही नीचे दबाते हैं। दिस इज जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर, जैसे कि स्त्रियां एक प्लेटफॉर्म में एक पाया, मतलब जबकि पितृसत्ता का पाया बनकर के दूसरी स्त्रियों को ऊपर उंगलियां डालती हैं, उसी तरह से लड़के अपनी मर्दानगी के भाव में, अपनी मर्दानगी उनकी कहीं ढह ना जाए, कहीं ये पता ना चल जाए कि उनके भीतर भी एक सुकोमल मन रहता है। इस चक्कर में जितने भी दूसरे सुकोमल व्यक्ति, पुरुष दिखते हैं उनको, उनके ऊपर वो डंडा चलाते फिरते हैं। बिल्कुल। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, शुरू में ही हमने कहा कि जेंडर भी, ये सेक्स भी, यौनिकता भी,
जी। पुरुष भी स्त्री भी, ये सब सोशल कंस्ट्रक्ट हैं और सोशल कंस्ट्रक्शन का सब काम कुछ बचपन से ही शुरू होता है, जो अनु कह रही हैं। जी। हम और कई बार जब हम ऑफलाइन थे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कई बार राजा बहुत अकेला होता है, तो ये जो राजा बनाया गया है या यू आर बिल्कुल अनंत मूर्ति जबरदस्ती बनाया गया है। या यू आर अनंत मूर्ति के संस्कार का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि वो पूरा ब्राह्मणों का गांव जो है अपने अपने ही श्रेष्ठता में मर जाता है प्लेग से। तो ये होता है, पहले मनोरमा से थोड़ी बात करें, फिर एक दूसरे राउंड पे इसी तरीके से घूमेंगे। लेकिन एक दो कमेंट पढ़ लेते हैं मनोरमा आपकी ओर आने के, और ये कमेंट यहाँ से नहीं पढ़ रहा हूँ, कमेंट जो पोस्टर के साथ आया था वो बात को बढ़ाने वाले कमेंट है, इसलिए ले रहे हैं। यहाँ भी कुछ कमेंट है जो सवाल के रूप में है। मैं तो आज सुनने वाली हूँ क्योंकि मेरे लिए ये विषय जो है खास करके दो लोग हैं, संजय देशपांडे जी, लक्ष्मण जी, तो मैं इन लोगों से सुनूंगी। ये मतलब पुरुषों के की ओर से मैं पुरुष यौनिकता के बारे में मेरी दिलचस्पी है जानने में ज्यादा। जी, एक कमेंट था, शीर्षक अपने आप में लैंगिक विद्वेष को रच रहा है, जहां विमर्श को समग्रता देने के लिए लैंगिक संवेदना की दिशा में बात की जानी चाहिए। वहीं इस शीर्षक में पुरुष की यौनिकता को मर्दानगी का नाम दे दिया गया है, वो भी आरोपित मर्दानगी। स्त्री की यौनिकता स्वाभाविक है, उसका अधिकार है, उसे जो चाहिए। तो खैर, एक तो ये है सवाल, और दूसरा इसी तरीके से कि एक ख्वाहिश थी कि अर्थपूर्ण डेटा के साथ बात हो, तो मुझे लगता है लोग कर रहे हैं। और एक अजय शॉ का था कि आप लोगों ने इसको आरोपित मर्दानगी और अधिकार और वंचना की कहानी कहकर इसको पूरी तरह से नेगेटिव टर्म में, तो मुझे लगता है अब तक जितनी बात हुई है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया होगा कि मर्दानगी क्यों कह रहे हैं। एक मर्द के रूप में बच्चा ट्रेंड ही किया जाता है, जो पुरुष है वो सोसाइटी उसको बनाती है। खैर, मनोरमा आप भी बात करें इस पर कि वो किस तरह से एक बच्चा कंस्ट्रक्ट होता है। एक बच्चे की माँ भी हैं, आपके सबसे बड़ी चुनौती माँ के रूप में एक और जो बच्चा पैदा, जो फेलस सेंट्रिक समाज है, लिंग केंद्रित समाज, अब बच्चे का लिंग वो प्रदर्शन की चीज होता है, माँ के रूप में भी आप देखती होंगी। और इस बच्ची का लिंग वो इज्जत से जुड़ा हुआ है, वो बड़ी मुश्किल से उसको आप कपड़े वपड़े कोशिश की जाती है। बच्चा बचपन से ही अपना लिंग मापता है, दूसरे बच्चों से कंपटीशन करता है, पेशाब की धार मापता है, तो पूरी तैयारी ही उसकी जो है मर्दानगी वाली तैयार की जाती है। जी, तो मनोरमा, और उसमें संकट ये है कि जब आप मर्द तैयार किए जाते हैं तो और आपके अलावा भी आपका बच्चा बाहर जाता है, तो हर बच्चा, हर मेल एक पॉसिबल रेपिस्ट है जैसा वो डेवलप होने लगता है। तो वो चुनौती आज के समय में जी, और आज के समय में जो हम बहुत जेंडर सेंसिटिव अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर में अपना माहौल जो है जेंडर सेंसिटिव करें, तो एक अतिरिक्त सावधानी संवाद में और बाकी चीजों में भी मतलब हमारी तरफ से कोशिश होती है, और हम कोशिश करते संवाद। मुझे याद आ रहा है, बहुत छोटा था जब वो, तो मैं स्विमिंग क्लास के लिए लेकर जाती थी, तो वो वहां पर गया तो बहुत सारी उसमें बच्चों का भी सेक्शन था, महिलाओं का भी था। तो जो महिलाएं थी वो स्विमिंग सूट में थी, तो पहली बार जो है वो देख करके थोड़ा सा वो हुआ, असहज हुआ, ठीक है। तो उसे लगा कि मतलब वो पहन सकता है, और मतलब थोड़ा जो बच्चे का होता है, शर्माने लगा जो भी। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा तो अपर बॉडी भी जो है कवर नहीं है, इनका तो अपर बॉडी कवर है, तो इनको ज्यादा शर्माना चाहिए ना तुम लोगों से, बॉयज का तो अपर बॉडी अनकवर है, उनका तो अपर बॉडी कवर्ड है। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके मैंने उसे कपड़ों से सहज करना शुरू किया। अभी ये है कि वो कपड़ों को लेकर बिल्कुल ही, लड़कियों के किसी भी किस्म के कपड़े हो उसको लेकर थोड़ा भी असहज नहीं है। मैंने उसको शरीर से सहज करने की कोशिश की कि लड़कियों के शरीर को लेकर असहज नहीं होना है, ठीक है। भले उस क्रम में अगर मैं भी घर में शॉर्ट्स पहन कर रहूं, ये करूं, ताकि उसे लड़कियों के शरीर को लेकर बहुत सहजता उसके अंदर आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक तो है ही, और बाकी मतलब ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं। और मुझे वो याद आ रहा है, हमने सीरीज में एक कार्यक्रम किया, स्त्री यौनिकता की बात की, तो हमारी समझ उस तरफ में उसके कारण जो है एक बनी ही बनी। लेकिन हम थोड़े दिनों पहले एक पुरुषों की बात कर रहे थे, तो हमने वो जिगोलो की मतलब एक चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें कि ये एक थोड़ा सा मतलब जो है कि करता है कि जहाँ स्त्री अगर यौन कर्मी है, तो उसको लेकर के है कि वो
एक शोषण का है उसके अंदर। वो ठीक है, वो अर्निंग भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ, लेकिन अगर मर्द यौन कर्म करता है तो उसमें सिर्फ उसका वो पार्ट नहीं है, उसके साथ उसका एक आनंद का और एक उस तरह का पार्ट भी है, और गिल्ट का पार्ट नहीं है, गिल्ट का हिस्सा नहीं है। तो एक तो यहाँ से एक थोड़ी सी समझ बनी में यौनिकता की, जो पुरुषों और स्त्रियों की यौनिकता को अलग कर रही थी उस स्तर पे कि जब एक स्त्री यौन कर्मी होती है तो वो गिल्ट में होती है, और एक लेकिन एक जी, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी मनोरमा, कद्दू कटेगा, कद्दू चाकू पर गिरे या चाकू कद्दू पर गिरे, ना ये वाली साइकी है यहाँ पर। और इसीलिए मनोरमा आपने देखा होगा कि स्त्री काल पे जब ऑर्गेज्म का मसला उठा तो ज्यादातर जो ट्रोल करने वाले से लेकर के सामान्य लोगों ने भी, बहुत सारे कमेंट्स आए, लिबरल लोगों ने भी, तो उसको मेल के परफॉर्मेंस से ही जोड़ के देखा, बिना अनुशक्ति के पूरे स्टेटमेंट को सुने हुए, हमारी बातचीत को सुने हुए, उसको परफॉर्मेंस से जोड़ा। तो ये जो लक्ष्मण, ये जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक साइकोलॉजी हो जाती है मर्दों की, जो बना दी जाती है, उसमें वो यौन आनंद वो नहीं ले पाते वो उनको। और कई खबरें भी आती हैं लिंग बढ़ाने के लिए सर्जरी का आजकल मार्केट है, और जैसे योनि को टाइट करने के लिए। जी संजीव जी, थोड़ा सा बस और मैं जोड़ना चाहूंगी कि लेकिन जब लेटर ऑन हम इस विषय को समझने की और गहरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि यौनिकता सेक्स नहीं है, उससे ज्यादा ये अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, और इसके अंदर सिर्फ उससे ज्यादा सामाजिक संरचना है मनोरमा, सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक निर्मित है। हाँ, तो ये राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, धार्मिक सभी तरह का जो है इसमें संघर्ष, समीकरण सब कुछ शामिल है, यहाँ तक कि मानसिकता भी शामिल है। तो इसको लेकर के जो इन सब चीजों पर जो है, इसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना संकुचित दायरा नहीं कि हम इसे सिर्फ एक सेक्स से जोड़ करके रखते हैं। तो यौनिकता में बहुत सारी चीजें शामिल है, और ये इस पे धीरे धीरे करके मुझे लगता है बात होनी चाहिए। अच्छा है कि हमारे यहाँ इस पे बात हो रही है, और हम मेहमानों से ही इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है यौनिकता, पुरुषों की यौनिकता कैसे उस पर आज थोड़े थोड़े मेल मुझे भी मान लिया जाए तो 3 लोग हम लोग हो जाएंगे। बिल्कुल, और आपसे भी समझेंगे कि इसका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मतलब ये सारी चीजें कैसे आपको बनाता है, आपके पूरे व्यक्तित्व को कैसे, आपके पूरे जीवन को कैसे संचालित करता है, हम ये जानना चाहेंगे। मनोरमा, जब मीटू अभियान चल रहा था तो मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था मीटू, हालांकि उस वक्त मुझे नहीं लिखना चाहिए था, इसलिए कि जब कुछ महिलाएं अपनी पीड़ा की बात कर रही हो, तो यानी उत्पीड़ित समूह जब कर रहा हो तो उत्पीड़क समूह को आकर के उसमें अपनी भी, तो वो थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन ये कहने का साहस नहीं है लोगों में। मैं आज फिर कह रहा हूँ मी टू, तो ये पुरुषों के साथ जो है, और वो काफी लंबे, डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे, उसकी साइकोलॉजी बड़ी लंबे दौर तक, जैसे अनु ने कहा कि मतलब क्या बोलते हैं, घोड़ा और वो, बिल्कुल मेरा कैरेक्टराइजेशन, और वो इसी पे मेल विमर्श ज्यादा चलता है, साठे पे पाठा, और पुरुष और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते। मेरी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा उससे प्रभावित थी कि मेरा जब डायलिसिस पहली बार हुआ, तो डायलिसिस के दौरान जब मैं सबकॉन्शियस में गया तो वो पूरा कैथराइज हुआ और चीजें चलती रही, हॉन्ट करती रही, पूरे व्यक्तित्व को हिला देती है, तो वो बनता, पैट्रियार्की बनाती है। लेकिन हमने एक सवाल डाला था लक्ष्मण से, पहले वो समझ लेते हैं कि लक्ष्मण, जो आप यौन आनंद के एक अभियान में आप हैं, और उसमें निश्चित तौर पे स्त्री भी है, पुरुष भी है, लेकिन पुरुष अपने ही बर्डन के कारण यौन आनंद हासिल नहीं कर पाता, ऐसा आप समझते होंगे। इसको थोड़ा आप और अपने उससे जोड़ें लक्ष्मण। इसके लिए हमें इस मुद्दे को ढंग से समझना पड़ेगा कि जो यौन मजा है, ये जो सेक्सुअल प्लेजर है, इसका क्या रोल है समाज में, आदिम युग से ही, जब से इंसान है। और हम एक सेकंड लक्ष्मण टोक रहा हूं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लक्ष्मण जो भाषा में, जो अपने देशी भाषा में जो यौन अंगों का और यौन आनंद को जिससे जुड़े शब्दों का जो इस्तेमाल होता है, उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी अंग्रेजी के उसमें छिपते नहीं है, ये इनकी खासियत है। तो ये बातचीत में भी सामने आएगी, उसी रूप में लें। जी लक्ष्मण। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि जो हमें इसका मतलब इसके पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा, किस तरीके से इंसेस्ट खत्म हुआ, फैमिली और मैरिज के इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, क्योंकि सेक्सुअल जेलेसी थी। सेक्सुअल जेलेसी होने के कारण जो मैरिज का मतलब जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन था वो खत्म हो सकता था। सेक्स में इतना ज्यादा मजा आता है, तो इसी वजह से इंसेस्ट खत्म होता चला गया।
इंसेस्ट वाली जो घटना है वो पूरी दुनिया में कहीं भी मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। वो सिर्फ इसी वजह से कि जो सेक्सुअल जेलेसी होती है उसके बाद जो स्ट्रगल होता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। वाल्मीकि रामायण में भी प्रभु श्री राम ने एक बात कही है कि मनुष्य के कार्यों को उत्प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति यौन भावना है। ये वाल्मीकि रामायण में कहा है। और अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें कई बार मतलब यौन मुद्दों पर जिक्र हुआ है, प्रोस्टिट्यूशन का भी वहां जिक्र है। तो मैं इसका मेरा ये मानना है कि जो इसमें इतना ज्यादा मजा आता है सेक्सुअल प्लेजर है कि सबसे ज्यादा इसको प्रमुखता से रखा गया है, मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस माना गया है। और मनुष्य के अंदर इसको लेके बहुत ज्यादा जेलसी होती है कि अगर मैं लक्ष्मण मजा नहीं दे पाया या वो मेरे से खुश नहीं हुई तो उसको कोई और ले जाएगा। वो सेक्सुअल जेलेसी जो है वो मतलब हम सबके मतलब इनबिल्ट है, मतलब वो इंस्टिंक्ट है एक किस्म का जेलेसी। और इसी वजह से उसके ऊपर परफॉर्मेंस का दबाव रहता है कि वो अपनी महिला को या पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट करे। अगर उसने उसको संतुष्ट नहीं किया तो वो कहीं और चली जाएगी। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यौन ईर्ष्या है, सेक्सुअल जेलेसी है। इसमें लक्ष्मण ये भी होता है, लक्ष्मण इसमें ये होता है कि उसको ये तैयार ही नहीं किया जाता कि वो ताकत से संतुष्ट नहीं कर, वो प्लेजर से संतुष्ट, दोनों एक दूसरे को आनंद देने के तरीकों को समझें तो ज्यादा वो कर पाएंगे। ये सीखता ही नहीं है, वो इसी फॉर्म में सीखता है कि हमारी ताकत है कि हम संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो महिलाएं हैं क्योंकि वो कंडीशनिंग ऐसी है कि वो यौन संबंधों के दौरान पैसिव रहती है 90%। एक बार एक बात चल रही थी कि क्या महिलाओं के लिए वियाग्रा बनाई जानी चाहिए। तो 20-25 साल पहले ये कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि महिलाओं के लिए जो वियाग्रा है वो नहीं बन सकती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 90% से ज्यादा महिलाओं को वियाग्रा बनाना मतलब सेक्सुअल अराउजल होने के लिए भावनाओं की जरूरत होती है, तो वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक बात ये अपनी फेसबुक पे लिखी कि सेक्सुअल अराउजल में भावनाएं बहुत ज्यादा इनको पूरी कर लेने के बाद। हाँ जी, तो एक सवाल है इसी से रिलेटेड, तो अच्छा डाल लीजिए। हाँ, मेरे एक सीनियर हैं तो वो ब्राजील में रहते हैं, लैटिन अमेरिका में पिछले 20 साल से, भारतीय ही हैं। उन्होंने बोला लक्ष्मण तुम यहाँ ब्राजील में आओ और यहाँ 1 मिनट के अंदर लड़की सेक्स के लिए तैयार होती है। तो मैंने बोला कि वो सोशल कंडीशनिंग का कारण है कि जो महिलाएं भी सेक्स करती हैं लेकिन वो पूरा का पूरा जो मामला है मतलब मजे के लिए, खाली उनको भावना की कोई जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है वो कंडीशनिंग जिम्मेदार है, क्योंकि बिल्कुल इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है, जो डीएनए का जो प्रोसेस है, जो डीएनए में जो मेमोरी रह जाती है, क्योंकि हजारों साल से ऐसा होता आया है कि पुरुष जो है वो यौन संबंध बनाते थे महिलाओं के साथ और वो बेचारी प्रेग्नेंट हो जाती थी, फिर उनको छोड़ देते थे और उनको बदनामी का भी सामना करना पड़ता था। डीएनए के द्वारा जो मेमोरी है, वो जो ट्रोमा की जो मेमोरी है वो चली गई। दूसरा ऊपर से एक तो जो उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस तरह का इवोल्यूशन हुआ, दूसरा बदनामी से जो जुड़ा हुआ, जो क्योंकि प्लेजर है इसमें तो इसको इज्जत से जोड़ दिया गया। मतलब जो औरत की जो इज्जत है वो उसकी चूत में रखी है, ठीक है। तो वो जो चूत में इज्जत रखने वाला जो फार्मूला है वो यहाँ लागू होता है कि अगर मेरी औरत किसी और के पास भी चली गई तो इस वजह से कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इस वजह से उसके ऊपर परफॉर्मेंस का बहुत भारी दबाव रहता है। जी लक्ष्मण, बिल्कुल लक्ष्मण। और ये मेरा ये सवाल इन्हीं से है कि इन्होंने यौन ईर्ष्या की बात की, तो यौन ईर्ष्या जो पुरुषों की है और उसके साथ तो क्या यही यौन ईर्ष्या स्त्रियों की यौनिकता को नियंत्रित करने का सबसे मुख्य कारण बनती है? बिल्कुल। एक्चुअली मैं इस पे एक और जोड़ना चाहता हूँ। हम हमेशा बोलते हैं कि आदमी को 4-5 गर्लफ्रेंड्स है या बीवियां है, ये चलता था, है ना। एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन औरत, एक द्रौपदी का उदाहरण छोड़े तो मैक्सिमम टाइम औरत ने एक ही आदमी से शादी की है या उसका हमेशा एक ही आदमी से संबंध रहता है, क्योंकि औरत को आदमी के साथ संबंध रखना, विवाह करना, ये जिम्मेदारी करके लेती है औरत। बच्चों को पालना पोसना ये जिम्मेदारी करके लेती है, लेकिन आदमी औरत को प्रॉपर्टी करके लेता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी। पिछली हमने यही मुद्दा हम लेकर के आ गए थे, क्योंकि बात ये थी कि विवाहेतर संबंध वाले ऐप पर 48% महिलाएं थी और यही चीज हमने इसी बात पर हमने कह दिया था कि 70% अमूमन 70% महिलाओं को ऑर्गेज्म नहीं मिल पाता है। उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है।
और अनु आप पिछली बातचीत सुनी हो या नहीं सुनी हो, डॉक्टर साहब थे जो जो रिसर्च हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप, मर्दों का व्हाट्सएप ग्रुप था वो, पुरुषों का, और हाई प्रोफाइल लोग थे, तो उसमें विवाहित स्त्रियों के पोर्न देखने में लोगों की ज्यादा रुचि है, और उसमें भी ये वाला प्रसंग ज्यादा काम कर रहा होता है। अपनी पत्नी का प्रसंग आता है तो सब पीछे लोग हट जाएंगे, लेकिन वो दूसरी उनको अपना परफॉर्मेंस याद आ जाता है, वहां पे उनको ये हो जाता है कि हमने और उनकी परफॉर्मेंस। इसके अलावा उस ग्रुप में लगभग पुरुषों ने ये डिस्कस किया कि हमारे विवाहेतर रिश्ते हैं। विवाहेतर रिश्ते अकेले नहीं बनते, विवाहेतर रिश्ते दो लोगों के साथ बनते हैं, 2 लोगों के साथ बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। दूसरा और एक मुद्दा था कि योनि शुचिता, एक शब्द है योनि शुचिता, कि योनि बहुत पवित्र रहना चाहिए। फिर उसका जो मालक रहेगा या उसका जो हस्बैंड रहेगा, पति रहेगा, सिर्फ उसी के लिए योनि अवेलेबल है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये योनि शुचिता और पुरुषों का स्त्री को खुद की प्रॉपर्टी मानना, ये 2 सोशल कंस्ट्रक्ट जो है ना, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज सोशल कंस्ट्रक्ट और बाकी 12 में मुद्दे भी, इसलिए मैं चुप भी बैठा हूं और सुन रहा हूं आप लोगों का काफी अभ्यास है। हम मेडिकेशन पे भी आ रहे हैं, तो मेडिकेशन तो बाद में है, बट ये सोशल कंस्ट्रक्ट जैसा इन्होंने बोला कि हर मर्द को लगता है कि मेरी जो औरत है वो 1 रहे या 2 रहे या कितने भी रहे, वो सब मुझसे ही लॉयल रहे, मुझसे ही सेटिस्फाइड रहे, और वो नहीं रहती है फिर वायलेंस शुरू होता है। इसीलिए डॉक्टर साहब मैं हर बातचीत में कहता हूं कि भारतीय सिनेमा में पत्नी का बलात्कार बहुत रेयर होता है, और होगा तो मर जाएगी। प्रेमिका का भी बलात्कार नहीं होता, अदरवाइज मर जाएगी, वो दूसरा रिश्ता नहीं होगा। वो जो जिसका बलात्कार होगा, बहन का बलात्कार। फिल्म है घर, जिसमें वो कौन सी फिल्म है जिसमें आजकल पांव जमीन पे पड़ते नहीं मेरे, जिसमें बहन और माँ तो ज्यादा रिश्ते को लेकर के एक पवित्रता का भाव होता है, लेकिन चूंकि वहां अधिकार नहीं है, सेक्सुअल अधिकार नहीं है, तो जहां सेक्सुअल अधिकार है उस पे दूसरों का ना हो, ये जो जेलस और तमाम चीज उसमें। डॉक्टर साहब आपके थोड़ा आपसे ही और एक बात करके आगे बढ़ें, जिस सवाल के साथ आपके पास आए थे, उसके बाद 1-2 सवाल लेकर अनु की ओर जाएंगे, 1-2 अब्दुल गफार और इन्होंने ये किया है। हाँ, यदि दे रहे हैं जी, तो मैं वही थोड़ा मनोविज्ञान को समझना चाह रहा हूं कि जब आप आपका से जो है, आपका कहना, अक्सर महिलाओं के लिए गाना है कि तुम सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। तो सहना छोड़कर कहना शुरू नहीं, ये सहती वाला अच्छा था वाला मामला नहीं है, सहता वाला भी मामला है। पुरुष कहते नहीं हैं, शेयरिंग नहीं होती है सेक्सुअल वायलेंस के प्रसंग में, खास करके बोस्टिंग के शेयरिंग खूब होती है। हमने उसको ऐसे किया, हमने उसके साथ ये संबंध बनाए, हमने उसको ये किया, हमने ऐसे परफॉर्म किया। पुरुष ये बोस्ट करता है, पुरुष अपने पैसिवनेस का भी है, तो वो साइकोलॉजी उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर थोड़ी बात करेंगे, और उसको कैसे मेडिकल। और दूसरा जो दवा के जरिए सेक्स परफॉर्मेंस का मामला है, और एक साइकोलॉजिकल उन्नयन के जरिए मनोविज्ञान का चीजों को समझ करके, तो वो दोनों में कौन बेहतर होता है डॉक्टर साहब? एक्चुअली दवा का मैं पहले जवाब दे देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें परफॉर्मेंस वो नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस नहीं करने के, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिनको बोलते हैं, नपुंसकता जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके काफी अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि साइकोलॉजिकल, कि जैसा अभी लक्ष्मण सिंह साहब ने भी बताया कि मर्दों को ये प्रेशर रहता है कि दे हैव टू परफॉर्म। यानी मेल एंड फीमेल साइकी कैसी बदलती है, इसका एक उदाहरण है कि मर्दों में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस के कारण ज्यादा है, जबकि औरतों में जो प्रॉब्लम्स आज की दुनिया में, अपने हिंदुस्तान में है, वो इनहिबिटेड सेक्सुअलिटी के कारण ज्यादा है, और दोनों समाज ने पैदा की है या समाज ने सिखाई है। सो वन हैज टू सेटिस्फाई अ वुमन, और ये वुमेन में भी है। मेरे पास जब आते हैं तो लड़की बोलते हैं ऐसा कैसा नहीं होता इनसे, बाकी लोग तो बराबर, उनका पहले दिन से सेक्स शुरू हो जाता है, 9 महीने में उनको बच्चा हो जाता है, साल भर में बच्चा हो जाता है। तो ये सिर्फ मर्द ही नहीं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए जो आपने बोला पैट्रियार्की में हम मेल फीमेल नहीं कर सकते, बट पैट्रियार्की है वो। अगर औरत भी वैसा सोचती है तो वो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक एलिमेंट है। तो इसलिए फिर इनको मैक्सिमम टाइम तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या सेक्स थेरेपी से ठीक करने की कोशिश करना चाहिए आइडियली, क्योंकि कोई
ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई कारण नहीं होता, पर जी। उनको इतनी जल्दबाजी होती है ठीक होने की। यानी बहुत बार तो जो हिंदी बेल्ट है, एक थोड़ा मुद्दा और ज्यादा विस्तारित रूप से बताता हूँ कि शादी हो जाती है और शादी के बाद जो पत्नी होती है वो सिर्फ 2-3 दिन घर में रहती है और 2-3 दिन बाद अपने मैके चली जाती है। ये महाराष्ट्र में नहीं होता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ये करता हूँ। तो क्या होता कि ये 2-3 दिन में अगर वो लड़के का वो अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये लड़की जब अपने मैके में जाती है तो उसको लोग पूछते हैं कि तेरा सेक्स बराबर हुआ कि नहीं हुआ, और उसने नहीं बोला तो लड़की वाले लड़के वालों के पास आ जाएंगे और बोलेंगे तुम तो गलत बताया हमको, तुम्हारा लड़का तो नामर्द था और नामर्द लड़के को हमारे लड़के से ब्याह लिया आपने, फिर पुलिस में जाने 420 का केस लगाना, बहुत मुद्दे आते हैं। तो जो नॉर्मल तरीके से वो लड़का अगर हमारे पास आ जाए, आप महाराष्ट्र से उत्तर भारत को एक थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं, कम होता है ये, लेकिन होता है जी। हाँ नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है सर, पुलिस तक जाने वाली बात जी। लड़का एक ही साथ रहते साल भर, वो मैके भी जाएगा तो लड़की के साथ में उसका हस्बैंड भी जाता है, तो ये सिर्फ डिफरेंस है। अदरवाइज महाराष्ट्र में भी अगर 2-4 दिन 10 दिन नहीं किया तो भी ये प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाहता था कि शुरुआत की शादी के बाद में 2-5 दिन में ही सेक्स रिलेशन कामयाब होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए शायद महीना 2 महीना भी लग सकता है, पर उतना घर जाने के बाद किसी को जी, दरअसल सेक्स को लेकर बचपन से ही इस तरह से टैबू की तरह विकसित किया जाता है। हम थोड़ा आगे उस पर और उसका प्रभाव कैसे तो इसके लिए फिर हमको क्या है कि हमको दवाइयां भी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि कैसा होता है कि सेक्सोलॉजिस्ट करके पेशेंट जब मेरे पास आता है और उसको सिर्फ मैं काउंसलिंग करूं तो उसको लगेगा ये इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना है ना। डॉक्टर का जो समाज का सोशल कंस्ट्रक्ट डॉक्टर के बारे में भी है कि इसने कुछ तुम्हें दवाएं लिख के देना चाहिए, और आजकल बहुत अच्छी दवाइयां भी आई हुई है। आपने जो वायग्रा का नाम लिया है, वायग्रा जैसे और 4-5 भाई बहन है वायग्रा के, तो उनका यूज करके, मेडिकली यूज करके काफी हद तक मर्दों की जो सेक्स की प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं, और उससे उनका जो घर टूटने वाला रहता है वो बच सकता है, और बचता भी है काफी। डॉक्टर साहब, ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो आगे चल करके जो पॉसिबल रेपिस्ट वाली बात है, और कई बार कुछ चीज़ों को उस तरीके से जो रेप की घटनाओं को भी आप देखेंगे, और उसमें जो अक्यूज्ड है और जो सर्वाइवर है, तो दोनों की स्थितियों को देखेंगे तो इसको और ज़्यादा अच्छे से उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। 1-2 कमेंट लेते हैं, फिर अनु से बात करते हैं। एक कमेंट है, औरतों का यौन शोषण पुरुषों द्वारा होता है, लेकिन पुरुषों का यौन शोषण दोनों तरह से होता है, महिलाओं द्वारा भी और पुरुषों द्वारा भी। इस पर भी बात किया जाए, जरूर करेंगे, और ऐसा होता है। और एक सवाल, लेकिन पुरुष की जो तैयारी होती है वो बाद में जो उसकी स्मृति में वो हॉन्ट जो ज्यादा करता है वो है वो पैसिवनेस वाला, यानी जो उसको मेल के जरिए जो उसका सेक्सुअल अब्यूज होता है वो ज्यादा हॉन्ट करता है उसकी साइकोलॉजी में, क्योंकि फिर वही बात होती है, जैसे जैसे वो मर्द बनता है, बड़ा होता है, और चाइल्ड अब्यूज का यदि शिकार हुआ या अन्य चीजों का, तो तरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी तरबूजे पे वाला जो अनु ने कहा, वो एक साइकोलॉजी बनती है। और एक सवाल था पुरुषों को यौनिकता, हाँ ये पूरी एक पढ़ लेता हूँ, अजय शॉ का सवाल है, पुरुषों को उसकी यौनिकता के मामले में संतुलित बनाए रखने के लिए स्त्री साथी की कैसी भूमिका की जरूरत है। ये सवाल मैं अनु को दे रहा हूँ। इस और यदि गंभीरता पूर्वक बात हो तो जिस मर्दानगी या फिर आरोपित मर्दानगी से पुरुष आक्रांत उससे बरी हो सकता है, इसलिए इस दिशा में स्त्री साथी, ये कह रहे हैं कि उससे जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है उससे स्त्री साथी कैसे बाहर निकाल सकती है, इसको ले लें। मनोरमा कुछ और आप पूछ रही थी शायद। नहीं, मैं ये अब्दुल गफ्फार जी है ना, उनका कि यौनी सूचिता का कॉन्सेप्ट ही भारतीय समाज में औरतों को मर्दों के बराबर का इंसान मानने में बाधक है। तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें सिर्फ भारतीय समाज ही नहीं है, पूरे दुनिया में इस चैस्टिटी वर्ड ही हम बाहर से आया है। इवन मेल अब्यूज भी पूरी दुनिया का आंकड़ा दे रहा था मैं जी। हाँ, तो इसलिए हाँ, भारतीय समाज में आप ज्यादा कह सकते हैं, और अभी भी मतलब बहुत ज्यादा वो बरकरार है, और लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया, चैस्टिटी वर्ड वहीं से आया है, ठीक है, जो कि मतलब एक पोशाक होती थी लोहे की जो पहना दिया जाता था, और उसकी चाबी मर्दों के हाथ में होती थी, उनके पुरुषों के हाथ में होती थी, अगर वो महिला अपनी औरतों को छोड़ कर जाते थे। अभी हाल फिलहाल आप गॉडफादर फिल्म देखिए, उसमें गॉडफादर से मदद मांगने जाता है तो कहता है कि मेरी बेटी है, मैंने उसे अमेरिकन ढंग से पाला लेकिन संस्कार इटालियन दिया है,
और उसको मतलब वो बॉयफ्रेंड अमेरिकन बनाकर घूम सकती है, लेकिन उस मतलब कि जो है शादी या कुछ भी जो है उसे उसी में उसके साथ कुछ मिसबिहेव होता है, तो जिसके बारे में मदद करने के लिए, यानी कि उसकी हत्या करने, सजा देने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है गॉडफादर से। तो मतलब इस तरह से समझ में आता है कि वो भी एक समाज है जहाँ पर ये चीजें मायने रखती थी कि अपने संस्कार को ना छोड़े उनकी बेटी, भले ही उनको तो पाल वो अमेरिका में अमेरिकन तौर तरीकों से रह रहे हैं। बिल्कुल। तो अनु, ये सवाल था आपके लिए, और मैं तरुणी पिया मोरा बालक, तो एक बालक आपको यदि मिलता है तो उसको कैसे आप साइकोलॉजी से, उसके मनोविज्ञान से उसे जो मर्दानगी की तरह गढ़ा, ये एक बर्डन अब आपके ऊपर डाला गया इस सवाल के साथ, तो उसका भी जवाब देंगी। और बचपन से ही, चाहे वो अब तो पोर्न और तमाम चीज़ें, जो पोर्न को यदि सामने रखा जाए तब तो ठीक है, जिसके अभियान में लगे हैं, और उस पर भी बातचीत हो सकती है कितना ठीक है कितना नहीं। लेकिन जिस तरह से आप अश्लील तरीके से बचपन से इसको पढ़ते हुए विकसित होते हैं, या मर्दानगी की समझ को लेकर के, लिंग की समझ को लेके, उन्हीं की समझ को लेके सेक्स से एक दूरी रहती है, तो वो आपको एक पॉसिबल रेपिस्ट भी बनाती है। अनु, आप अजय जी का सवाल आपने मेरे लिए छोड़ा है। सवाल कुछ यूं है कि जहां तक मनोवैज्ञानिक वो सहभागिता सवाल और का, ये पॉइंट दोनों पे बात करेंगे जी। हाँ सवाल है, तो ये एक सीरियस बांग्लादेश का नहीं, कुछ और सवाल है, ऊपर चला गया सवाल। वो सवाल था कि स्त्री की कितनी भूमिका होती है मर्दों स्त्री की को। कितनी भूमिका हो सकती है। अजय, मैं सिंपल सीधी सी बात ये कहूंगी कि स्त्री, आप दोनों की सहभागिता किसी एक की भूमिका नहीं है, ये 50%। मैं जब भी बात करती हूँ कि प्लेजर को लेकर के, अजय जी, जब मैंने प्लेजर की बात की थी तो उस वक्त अजय जी बहुत ऑफेंडेड फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पुरुषों की परफॉर्मेंस की बात कर दी थी, और बहुत मैंने इनके 3-4 कमेंट्स दिए थे, क्योंकि उस वक्त मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे रही थी, बिकॉज ऑफ मैं वीडियोज ही बहुत सारे कर रही थी, और मुझे लगा था ये सुना होगा इन्होंने मुझे। तो मैं आज इनके सवाल का जवाब देती हूँ। जब हम 70% औरतों की 70% औरतों की बात कर रहे थे, या फिर ऑर्गेज्म की बात करते हैं, तो हम कभी भी पुरुषों के खराब परफॉर्मेंस की बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये आता है कि कैसे स्त्री साथी आपकी मदद कर सकती है। देखिए, सबसे पहले स्त्री साथी की मदद पाने के लिए, मतलब खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। सबसे पहले आपको अपने मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलना पड़ेगा। अव्वल चीज ये कि ना तो साइज से सेक्स में फर्क पड़ता है, ना ही लास्टिंग टाइम से फर्क पड़ता है। मैं फिर से डाटा कोट करी, चूंकि डाटा पर ही हंगामा होता है, लेकिन फिर भी मैं डाटा कोट करना नहीं भूलती हूँ। मैं फिर से डाटा कोट करूंगी। भारतीय पुरुष जो हैं, उनका लास्ट इजेकुलेशन टाइम केवल 7 मिनट है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। ठीक है। और भारतीय पुरुषों का, हम यहाँ पे हर दूसरा मर्द अपनी साइज की गवाही देता फिर जाता है, मेरा तो 8 इंच, 7 इंच, 9 इंच है, जबकि औसत भारतीय साइज केवल 5.5 इंच है। इन दोनों, और मैं आपको अब ये दूसरी चीज भी बता रही हूँ, इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रेम करना आना चाहिए। ठीक है। स्त्री का शरीर जो है, स्त्री का शरीर सिर्फ एक जी स्पॉट से ऑर्गेज्म, वहां से सिर्फ वहीं से प्रफुल्लित नहीं होता है, वहीं से चरम सुख नहीं पाता है। स्त्री का शरीर कई और तरीके से चरम सुख पाता है। और जो अगर स्त्री साथी आपकी समझदार होगी तो वो आपको बताएगी। मैंने कल्कि केलका का एक वो इंटरव्यू सुना था। उसने ये कहा था कि जब मैं 30 के बाद मेरे लिए सेक्स करना ईजी हो गया, क्योंकि मैं डिमांडिंग हो गई। और ये चीज मैंने खुद को लेकर के भी महसूस किया कि आफ्टर आई क्रॉस 30 आई बिकेम डिमांडिंग अबाउट माई नीड्स। तो जो स्त्री अगर सजग होती है तो वो खुद आपको बताती है कि मुझे, मेरे साथ ऐसे करो। और तब जब आप उसकी मांगों को, उसको बिना उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए हुए, बिना उसको स्लट शेम किए हुए, यहाँ पर स्लट शेम किए हुए उसकी बातों को सुनते हैं, तो दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों को उस क्रिया में प्रेम आता है। स्त्री आपकी मदद इस तरह से कर सकती है कि वो आपको बता सकती है कि किस तरह से रति क्रिया में आप किस तरह से उसको कैसे प्रेम करें कि उसको अधिकतम सुख मिले। उसको अधिकतम सुख मिलेगा, वो भी इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक का मसला होता है। सिर्फ एक को देना या एक को लेना नहीं होता है, इट्स म्यूचुअल पार्टिसिपेशन। उसका ड्यूरेक्स का ऐड आता है। एक सूचना दे दूं, अब वो नहीं रही दुनिया में, मतलब अच्छे लोगों को जानकारी नहीं होती है, और वो पढ़ी लिखी और बड़े भारत सरकार के बड़े पद पे थी। मैंने एक बार जी स्पॉट पे एक पोस्ट लिखा था, तो उन्होंने पूछा था जी स्पॉट क्या होता है, और वो एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ थी जो बड़े ब्रेस्ट और क्या वो उभार की सनक टाइप का जो मैगजीन आया करती थी, तो उस तरह के मैगजीन के एडिटर रहा करते रहे, लेकिन उनकी पत्नी ये नहीं जान रही थी।
तो ये यही संकट चीज की व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये सिर्फ व्यक्तिगत मसला नहीं है, वो उस तरह की एक तो महिलाओं को जानकारी नहीं, बल्कि एक रिश्तेदार की बात करूं कि शादी के 6 महीने तक उनका कहना है, हो सकता है एग्जैजरेशन हो, कि वो देवी माई से समझना चाह रहे थे कि हम लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, सेक्स क्यों नहीं हो पा रहा है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ सेक्स को इतना ज्यादा टैबू कर दिया गया है ना, इतना ज्यादा। अब लड़कियां बड़ी होती नहीं कि उनके ऊपर दुपट्टा डाल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे स्तन ना दिखें, तुम्हारे स्तनों को ढक करके रखो, जबकि पुरुष सबसे पहले उसी की और होता क्या है कि बाहर निकलती है तो सबसे पहले दृष्टि उन पर पड़ती है। तो जिन चीजों को जितना ज्यादा टैबू किया जाएगा, जिन चीजों को जितना ज्यादा कॉन्सील करके रखा जाएगा, उसके बारे में सबसे ज्यादा अज्ञानताएं होंगी, क्योंकि आप उसके बारे में सही सोर्सेस से, सही स्रोतों से जानकारी नहीं ले रहे हैं। जब आप सही जब जानकारी लेने लग जाएंगे, तो फिर मैं अजय जी की कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे हंसी आ जा रही है। मुझे भी हंसी आई उसी को ले। तो जब आप सही जानकारी लेंगे, अजय जी ये क्या होता है, जब आप कोऑपरेटिव नहीं होते तो आपके डिमांड ठंडा पड़ जाएगा। जब आप साथी के डिमांड को पूरा करेंगे, मैंने हमेशा कहा कि ड्यूरेक्स का एक ऐड है म्यूचुअल ऑर्गेज्म का, जब आप दोनों एक दूसरे को उसका भी ये अनु, इसका भी बचपन से हम थोड़ा अनुभव, पर्सनल अनुभव दोनों से भी सुनेंगे और अपना भी शेयर कर रहा हूँ कि ये जो सवाल बनता है ना, वो वहां से बनता है। बचपन से हम लोग सुनते रहे कि महिलाओं में ज्यादा सेक्सुअल अर्ज होता है, ऐसी कहानियां कि उनके योनि से जो पानी है जल जाएगा कहीं, हाँ, जिस स्त्री ने सेक्स नहीं किया है उसका यदि स्पर्श हुआ तो जल जाएगा हाथ। और ये अच्छा सुनिए, ये बचपन की कहानियां हैं, किशोरावस्था की। अब मैं ये बताती हूँ कि पुरुषों के पास अधिक तरीके हैं स्त्री को सैटिस्फाई करने के। बूब ऑर्गेज्म होता है, क्लिटरल ऑर्गेज्म होता है, कितने तरीके के तो ऑर्गेज्म होते हैं। जी स्पॉट में क्यों जाना है, पेनिट्रेट करके ही क्यों ऑर्गेज्म लाना है उसको? आप बूब सर, आप तो ये जी स्पॉट वगैरह पढ़े लिखे लोगों को पता है ना? हाँ। मैं आई एम वेरी फ्रैंक, मैं जो नागपुर में काम करता हूँ, तो मुझे मध्य प्रदेश के बहुत सारे देहात के लोग भी मेरे पास आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो ये जानकारी भी नहीं होती, इवन लेडीज को भी नहीं है। जो पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी पढ़ने वाली है, उनको जी स्पॉट मालूम है ना, बट लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है। तो जो आप बोल रहे कि क्लाइटरल ऑर्गेज्म और वजाइनल ऑर्गेज्म, ये दो ऑर्गेज्म भी जो फ्राइड ने बोले थे, वो उनको भी अगर ले ना, मेरे पास एक केस थी, सिंगापुर में रहते थे दोनों, और उसको वजाइनल ऑर्गेज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल, जिसको हम पेनो वजाइनल सेक्स बोलते हैं, उसमें दैट विमेन was not getting any orgasmic pleasure। तो जब मैंने उनको बताया कि आप क्लाइटरल प्लेजर ले सकते हो या फिर जी स्पॉट का भी स्टिमुलेशन कर सकते हो, तो लड़की का इमीडिएट रिस्पांस क्या था पता है? फिर इसके लिए मुझे मर्द की क्या जरूरत है? दिस आई कैन डू माय सेल्फ। यानी बहुत सारे अलग अलग विचार भी है, यानी लेडीज में भी है। देखिए डॉक्टर देशपांडे, मैं ये मानती हूँ कि फीमेल ऑर्गेज्म के लिए या किसी भी, देखिए चरम सुख के लिए आपको आप आत्मरति से भी, यानी सेल्फ सेक्स से भी ऑर्गेज्म हासिल किया जा सकता है, एंड दिस इज वैलिड फॉर वो इसलिए ना ऑर्गेज्म क्या हो गया है, ऑर्गेज्म को अपन ने फिजिकल कंस्ट्रक्ट बना लिया है। जी, योनि मार्ग का आकुंचन होना, ग्लूटेल मसल का आकुंचन होना, बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब लक्ष्मण का अभियान तो यही है ना, सेक्स टॉयज वाला। नहीं तो ये सर, टॉयज भी रहे तो भी पार्टनर लगेगा ही। टॉयज कैन बी यूज इन अब्सेंस ऑफ पार्टनर, विथ पार्टनर, एज एन एडिशन ऑल्सो, बट औरत और मर्द का मिलना सेक्स तो है ही। मैं ये अनु मैडम जो बोल रहे हैं उनके मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, कि ऑर्गेज्म औरतों का सिर्फ पेनोवजाइनल सेक्स से नहीं होता, जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, एक सोशल थियरी भी है कि औरत किसके साथ ऑर्गेज्म ज्यादा होगा, जो उसका प्रोटेक्टर होगा, जो उसका लवर होगा। मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं। Here I am objecting. लक्ष्मण आ रहे हैं आप ही की ओर। तो one night ONS, one night जो सेटअप होता है, उसमें भी ऑर्गेज्म मिलता है। So let's not convert orgasm into this thing completely an emotional bond. Though emotion has a kind of like it has a percentage, it has its stake, but it's not completely emotional always. क्योंकि मैंने नहीं बोल रहा मैं, बट उसको इमोशनल एंगल भी है, क्योंकि औरत किसी के साथ में उसका ज्यादा टाइम चलता है ऐसा मालूम है, तो उसके साथ जाके सेक्स नहीं करती है। A woman doesn't hunt a man,
They hunt. I am just with they hunt. They definitely अभी hunt. शुरू हुआ है, We लेकिन need अपने to इंडिया में कम है अभी। deconstruct that. Dr. Deshpande, we need to deconstruct that women doesn't hunt. Women don't hunt. Women definitely, if they, fine. Women definitely look for a good guy who can actually, I would try to be, I would definitely not agree with this particular aspect that women don't hunt men. They do hunt. They do look for a partner who can provide her orgasm. Doesn't matter many a times. आप टिंडर और बम्बल का डाटा देखिए, आप टिंडर बम्बल का डाटा is saying you that. डॉक्टर साहब इसी पर बातचीत थी कि कैसे 60% और ये no strings attached relationships होते हैं, no strings attached completely. That the things are changing. We are changing. Our psyche is changing. आपकी बात सही है, लेकिन एक थोड़ा सा लाइटर में बोलता कि वुमन को हंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप शिकार आ जाता है। ये हमेशा ये भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन ही है। तरबूजा this is not Dr. Sanjay Deshpande, this is a male who is speaking. Yes, ये चाकू तो हम लोग लक्ष्मण की ओर आएंगे और कुछ सवाल अब हमारे पास मात्र 15 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ, 1 घंटा पूरा हो चुका है, फिर भी 15 मिनट बात करेंगे। एक आध सवाल आपके लिए अनु छोड़ा गया स्पेशली पिछली स्मृति के से, तो वो भी देंगे आपको, आपके सामने रखेंगे। लेकिन लक्ष्मण, आप कुछ एक तो कहना चाह रहे थे, कोई बात कहना चाह रहे थे, उसको आप कहें, और दूसरा अपने अनुभव से बताएं, अपने एज ए मेल कि आप सेक्स को लेकर के बचपन से किशोरावस्था से लेकर के आपकी समझ कैसी थी और कैसे विकसित हुई, कैसे समाज ने आप कंस्ट्रक्ट किया। जी लक्ष्मण। संजीव जी, मैं आप तीनों से बस जानना चाहूंगी कि मतलब इस में पुरुष पीड़ित कितना है, इस जो यौनिकता के पुरुष यौनिकता का जो बोझ है उसमें वो पीड़ित कितना है। जैसे हम स्त्रियों की बात करते हैं, पूरी बात उसी पे हो रही है, हम सहमत कर देंगे। जी पीड़ित तो है ना मैडम, पीड़ित है, इसीलिए तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये जो प्रेशर है ये लेडीज लोगों पे बहुत कम आता है। ओनली अपने समाज में अभी भी टारगेट क्या है, परफॉर्म करने का प्रेशर। जी, परफॉर्मेंस का प्रेशर पुरुषों पे है, और ये सोशल कंस्ट्रक्ट भी नहीं, महिलाओं डॉक्टर साहब महिलाओं पर प्रोड्यूस करने का बर्डन है। नहीं सर, प्रोड्यूस करने के लिए मैं सिर्फ इसमें वो नहीं, मैं इसमें सोशल एक्सप्लॉयटेशन इसको भी शामिल करके देखने की बात कर रही हूँ कि उस तरह से जैसे स्त्रियां शोषण की शिकार होती हैं, पुरुष क्या होते हैं। मैं ये होता है मनोरमा, ये अंतिम कमेंट के तौर पे ले लेंगे। लक्ष्मण, आप अपनी बात कहें। जी जी, मेरा मानना है कि जो चरम सुख वाली बात अणुशक्ति जी ने उठाई थी, तो चरम सुख का मेरा ये मानना है, मेरा जो निजी अनुभव है वो ऐसा है कि अगर जो 2 पार्टनर हैं वो जितने ज़्यादा बेशर्म होंगे और जितने ज़्यादा कंडीशनिंग से मुक्त होंगे वो लोग, वो उतना ज़्यादा सेक्स को एंजॉय करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो मैंने देखा कि क्योंकि मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस गया, तो मेरे जो ऑर्गेज़म का जो टाइम है वो नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा है, क्योंकि मैं कोई कंडीशनिंग नहीं है, मतलब मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। इसका सीधा मामला कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है। जितनी महिलाएं ट्रेडिशनल होंगी या पुरुष भी ट्रेडिशनल होगा, उनका जो ऑर्गेज़म का समय होगा वो उतना ही कम होगा। मैंने कई सेक्स वर्कर्स से भी बात करी है जो दिन में 10-10 आदमियों के साथ सेक्स करती हैं, 20-20 लोगों के साथ भी सेक्स करती हैं। तो मैंने उनसे कई बार इस बारे में सर्वे भी किया कि क्या वो भी कभी-कभी सेक्स को एंजॉय करती हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो 2-3 बार, या अगर कोई बहुत अच्छा ग्राहक आ गया और उसने उनके साथ बहुत मतलब प्यार से व्यवहार किया, तो वो उनके साथ उनको ऑर्गेज़म हो जाता है कभी-कभी। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है और जो मेरा एक जो सर्वे है वो यही है कि जिनकी सोशल कंडीशनिंग जितनी कम होगी वो सेक्स को उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे और ऑर्गेज़म को प्राप्त करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें एक मुद्दा और भी है कि मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, लेकिन ऑर्गेज़म को वही 4 गुना वाली बात आपने कहा करके सुनने वाले भी और हम सब जो पार्टिसिपेंट हैं सबको आपने न सिर्फ चैलेंज में डाल दिया है, कुंठा में भी डाल दिया। नहीं, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बेशरम बनना पड़ेगा, 1 नंबर का, मतलब फिर मतलब बहुत ही ज्यादा बिल्कुल खुला होना चाहिए आपके साथ व्यवहार, और आपको सेक्स की बातें हिंदी में या मैंने सवाल किया था लक्ष्मण, मैंने आपसे सवाल किया था इस पे थोड़ा टेक्निकली मैं बताना चाहूंगा कि ये देखो,
सिर्फ और सिर्फ मानसिकता पे या फिर ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट बोल रहे हैं या बेशरम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हर आदमी का एक्साइटमेंट पोटेंशियल अलग अलग रहता है। अब वो और जैसा अभी मेरे ख्याल से अणुशक्ति मैडम ने बोला था कि हिंदुस्तान में मेल्स, अपने यहाँ के जो मेल्स है, इंडियन मेल्स, दे आर अर्ली इजैकुलेटर्स देन यूरोपियंस एंड सबसे ज्यादा अफ्रीकन्स होते हैं। तो वो बात सही है, लेकिन कुछ लोगों का ज्यादा चलता है, ज्यादा देर चलता है। पर आज मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, नपुंसकता से ज्यादा पेशेंट्स है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के, शीघ्र पतन के। लगभग 25 से 40% तक लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये उसके अलग अलग ये है। ऑफ कोर्स आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में भी समथिंग डिफरेंट, बट मेरे यहाँ बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं भी हजारों लोगों से बात कर चुका हूँ, कई साल से जुड़ा हुआ हूँ, सैकड़ों लड़कियों से भी मिला हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, किसी आदमी को एक रसगुल्ला खा के मजा आ जाता है, वो तृप्त हो जाता है, और कोई बार बार उस चीज को एंजॉय करता है। ये सेंसुअल प्लेजर है। Nothing can be generalized. Nothing can be generalized in this term. That was बराबर सही बात बोली। जनरलाइज नहीं हो सकता, हर एक का अलग अलग व्यू होता है। सोशल अजय जी को कहना चाहती है कि स्त्री की मर्जी सीधी सीधी हाँ और ना में। स्त्री की मर्जी, अगर स्त्री आपसे हाँ कहती है तो उसके साथ आगे बढ़िए, ना कहती है तो पीछे हट जाइए। स्त्री की मर्जी के चक्कर। और अनु और लक्ष्मण जी, सोशल कंस्ट्रक्ट जनरलाइज्ड है, और यही सेक्स निजी मसला हो जाता है कि सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे। खैर, हम लोग अब बातचीत को आखिरी दौर में, मतलब आखिरी दौर क्या 5-7 मिनट में खत्म करना चाहेंगे। ओम कश्यप का एक सवाल आपके लिए था अनु। आपने स्त्रियों को देवी की तरह पूजे जाने का, देवी तुल्य समझे जाने का विरोध किया था, इसे साजिश करार दिया था, जबकि प्रेमचंद जैसे उपन्यास सम्राट तो इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट थे, कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थोड़ी ही थे जो उनकी बात को मैं सच मार करके, आखिरी सच मार करके बैठ जाऊं। उन्होंने वो पूरा, उन्होंने थोड़ी ये लिखा है कि सूरज पूरब में उगता है। तो प्रेमचंद ने अपनी बात कही, उपन्यासकार थे, उन्होंने अपनी बात कही। उनकी बात, उनकी किताब अच्छी हो सकती है, उनकी बात आखिरी सच नहीं है। प्रेमचंद को भी प्रेम की तलाश में स्वरूप रानी देवी के अलावा भी कहीं जाना पड़ा था ना। तो उनकी बात आखिरी सच नहीं, उनकी बात तो मुझे बड़े घर की नाम गलत ले रहा हूँ क्या? मैंने स्वरूप रानी देवी गलत नाम लिया। स्वरूप रानी क्या नाम था उनका? स्वरूप रानी ही नाम था। स्वरूप रानी ही नाम था। स्वरूप रानी, हाँ यही नाम था, यही नाम था। तो प्रेमचंद ने उपन्यास सम्राट हो गए तो क्या उन्होंने आखिरी, उन्होंने सच कह दिया? नहीं भाई, कोई भी उपन्यास सम्राट, कोई भी कुछ, उसकी बात, किसी की भी बात आखिरी बात नहीं होती है। आखिरी बात नहीं, इसमें एक मुद्दा ऐसा है कि और अपने समय के अनुसार बोल रहे हैं। उपन्यास जब लिखा तब उनकी शिवरानी देवी नाम है, स्वरूप रानी देवी नहीं, स्वरूप रानी देवी जवाहरलाल नेहरू की माँ थी, वही मैं हाँ एग्जैक्टली, यस शिवरानी देवी, माफी के साथ शिवरानी देवी नाम उनके। जी अजय जी ने सही करेक्ट किया। अजय शाह ने लिखा कि शिवरानी देवी। और एक सवाल उनका भी था, अजय जी का था, वो था टॉय, ये डॉक्टर साहब से था, टॉयज रहने के बाद भी यदि पार्टनर लगेगा तो फिर सेल्फ सेक्स वाली अवधारणा अंतर विरोधी नहीं हो जाती है? सेल्फ सेक्स इज नॉट बेसिकली प्लेजर इज फॉर बोथ, है ना। इसमें वही मुद्दा है कि सेक्स टॉयज अगर लेके दोनों आनंद कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बेसिक पर्पस है कि दोनों को आनंद मिलना चाहिए, कि बोथ आर एंजॉयिंग। जैसे कुछ पिछली बार भी अपन ने पोर्नोग्राफी के बारे में भी बोला था कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अगर पोर्नोग्राफी देखते और एंजॉय करते हैं तो नथिंग प्रॉब्लमेटिक इन इट। जी, एक छोटी टिप्पणी, अब अंतिम टिप्पणी होगी। मनोरमा का सवाल अधूरा रह गया क्या? उसका जवाब नहीं मिला। मेरे सवाल पे मुझे चाहिए जवाब। उसी से अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। और मैं फिर से एक गुजारिश कर दूं दर्शकों से, आगे भी जो लोग देखेंगे, कि ये स्त्री काल है, एक प्लेटफॉर्म जिसको आप छोटा प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। बीबीसी पे भी आपको सेक्स पर लेकर के और दूसरी जगहों पे भी। संजीव जी, हमारे मंच के हिसाब से जो है जाति के साथ जो यौनिकता, जेंडर, आगे वही करने जा रहा हूँ, वही उसी की बात कर रहा हूँ मनोरमा। तो हम प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते। तो हमारे यहाँ जो बातचीत हो रही है उसको सुने, पीछे भी जाकर सुने। और आज लक्ष्मण है, पुरुष के यौन आनंद की भी बात कर रहे हैं, स्त्री के भी, और स्त्री के यौन आनंद को लेकर एक खास एपिसोड हम लोगों ने किया था। इसी का एक लायला हमारे यहाँ आई थी जो इस पर काम कर रही है, जैसे लक्ष्मण काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्त्री काल की योजना का ये स्टैंड है, और इसीलिए यहाँ आयोजन होते हैं।
अब इसके बाद, आज के बाद हमें देखना ये है कि जब हम जाति से जोड़ेंगे इस सेक्सुअलिटी के डिबेट को, यानी योनि से जाति तय होती है इस डिबेट को, तब हमें महिला साथियों का जिन्होंने ऑर्गेजम पे साथ दिया था, हमें तब उनके साथ की जरूरत पड़ेगी और वो समझें कि कैसे योनि और वो इस स्वीकृति की तरफ और इस अभियान की तरफ। तो आगे के एपिसोड हम जाति पे बात करने वाले हैं, योनि और जाति मुझे आप जरूर जोड़िएगा, क्योंकि बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। एमफिल पीएचडी जाति पर है और उसमें सेक्सुअल एंगल भी है, और मैं क्लिनिकल एथनोग्राफर हूँ, क्योंकि मैं समाज को अध्ययन करता हूँ सेक्सुअल एंगल से। जी, 2-3 एपिसोड करेंगे, तो किसी एपिसोड में लक्ष्मण जी आपको जरूर बुलाएंगे। मनोरमा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो मनोरमा का जो सवाल था वही आप लोगों की अंतिम टिप्पणी कि पुरुष यहाँ फिर सवाल तो पिन पॉइंटेड यही था ना कि पुरुष यहाँ क्या विक्टिम हो जाता है। पिन पॉइंटेड सवाल मनोरमा यही था ना। नित्या को मेरा हेलो कहिए, हाय कहिए, और ये बताइए कि वो जा रही है कहीं, वो जा रही है कहीं, मैंने बताया था ना उन्हें कहीं जाना है, वही बाय करने आई है। तो आपका पिन पॉइंटेड सवाल यही था ना कि पुरुष जो है इस प्रसंग में फिर विक्टिम हो जाता है, यही सवाल है ना आपका। सवाल आप फिर दोबारा डाल दें, दोबारा दे दें मनोरमा। हाँ, आप मुझे, हाँ सवाल मुझे, मैं यही सवाल कर रही थी कि मतलब उस वक्त जो है मेरे ख्याल से मैं मतलब पीड़ित कैसे हैं पुरुष जो है इसके कारण। तो ये अंतिम टिप्पणी के तौर पे लक्ष्मण जी आप बोलें कि क्या पुरुष भी यहाँ पैट्रियार्की का और सेक्स के और सेक्सुअल एंजॉयमेंट के और सेक्सुअल बर्डन के इन तमाम चीजों के कंसेप्ट के कारण पीड़ित अनुभव करता है या पीड़ित है, तो इस पर आप अपनी एक टिप्पणी करें डॉक्टर साहब। और मैंने इसमें कहा था सिर्फ परफॉर्मेंस, मैंने सिर्फ कहा था परफॉर्मेंस की बात नहीं, वो सच में पीड़ित जो इस तरह से होते हैं जिसमें शोषण, एक्सप्लॉयटेशन शामिल हो, मैं वहां की भी बात कर रही हूँ। एक जगह वो बड़ा कायदे से एग्जेम्प्टेड है, आनंद के लिए, परफॉर्मेंस के लिए तो वो पीड़ित है, उस पर बर्डन है, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए महिला, बांझ महिला होती रही है। अब पुरुषों का टेस्ट होने लगा है। पहले तो सब कुछ था कि वो बस महिला ही बेटी पैदा कर रही, महिला ही बेटा पैदा, महिला के कारण ही बच्चे होते हैं, महिला के कारण ही बच्चे नहीं होते हैं। मनोरमा मैडम का उत्तर मैं देता हूँ पहले ही, छोटी कि मैडम मैं तो पीड़ित पुरुषों का ही डॉक्टर हूँ। लेकिन आप कैसे पुरुष के पास अभी आप जाएंगे ना तो सेक्स रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स औरतों के गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते। उसका एक कारण ये भी है कि अपने समाज में औरतों को भी मुझे सेक्स प्रॉब्लम है, मुझे ऑर्गेजम नहीं होता, ये बोलने में भी शर्म महसूस होती है, क्योंकि वो लेडी गायनेकोलॉजिस्ट भी उसको शायद किस ढंग से ले उसको पता नहीं रहता है। बट मर्दों में इतना ज्यादा डॉक्टर देशपांडे, स्लट शेमिंग आपको पता है। मैं डॉक्टर के पास गई और हम चूंकि आई यूज्ड टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब टैबू फ्री सेक्स के लिए काम करता है, तो हम लोगों की हमारा एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया जिसमें कि आप हॉस्पिटल्स में जाएं, वहां पे आपसे कोई सवाल करे मैरिड हो या अनमैरिड, मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं मैरिड हो या अनमैरिड, आप मुझसे पूछिए सेक्सुअली एक्टिव हो या सेक्सुअली इनएक्टिव हो। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के बहुत हाई फाई डॉक्टर, मतलब उनके पास लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। इसलिए तो मैंने पहले बोला ना कि उनका भी कंस्ट्रक्ट, वो डॉक्टर मुझे पूछ रही है यू आर सेक्सुअली एक्टिव, यू आर मैरिड और अनमैरिड, मैंने कहा आई एम डिवोर्स्ड एंड सेक्सुअली एक्टिव। सो शी वाज काइंड ऑफ टेकन अबैक। इतना ओपननेस अभी भी नहीं है। ये अजय साहू जी जो लिख रहे कि महिलाएं सिरे से गायब है, वो नहीं सुन रही हैं या उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं, इससे मैं बस ये अपनी तरफ से, ये तो है ही एक, बाकी आप लोग जो चाहें इस पे टिप्पणी कहें, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कह रही हूँ कि या फिर एक सवाल की तरफ से ही रख रही हूँ इसको कि वो इतनी ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग है पुरुष यौनिकता कि मतलब महिलाएं को बहुत ज्यादा, महिलाओं को समय लगेगा उस जो है डोमिनेंस को आकर एक्सप्रेस करने में, लेकिन उसका शिकार पुरुष भी होता है। हाँ डेफिनेटली होता है। परफॉर्मेंस प्रेशर वाला जो आता है, यदि आज पुरुष सुन रहे हैं तो मेरा एक सेंटेंस है, पता नहीं आप लोग उसको कैसा रिएक्ट करोगे। Who is the worst sufferer in male dominated society? Male itself. A man. A male itself. राजा अकेला होता है, कहा उन्होंने। आप देखिए लड़के रो नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता। भाई इससे ज्यादा कि तुमको उंगली कटी पड़ी है और तुम रो नहीं सकते हो, दर्द नहीं जाहिर कर सकते हो। अभी मेरा एक मुद्दा है कि यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन
सेक्स एजुकेशन भी गलत वर्ड है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो होना चाहिए या वो हम कॉम्प्रिहेंसिव मर्दों को दे ही नहीं रहे। Literacy. और अजय जी, मैंने नागपुर में- पोर्न वाले एपिसोड के दिन भी और सेक्सुअलिटी वाले 2-3 जो एपिसोड हुए हैं उस दिन उन दिनों महिलाओं ने खूब कमेंट्स किए। तो आज तो थोड़ा पुरुषों को सुनना भी चाहिए, ये पुरुषों के लिए खास है भी। और महिलाएं आपको विक्टिम समझें, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको उसको, थोड़ा टाइम क्योंकि वो लगेगा, खुद मतलब भाई- मानने को तैयार नहीं है कि मतलब बिल्कुल। पुरुष भी, लक्ष्मण। हाँ इसमें लक्ष्मण, आप सबको अपनी लगेगा कि हम अंतिम उसकी टिप्पणी। उस पे ज्यादा चर्चा करें जो समस्याएं उनको आती, जिसके लिए तमाम बिल्कुल। हाशमी दवाखाने से लेकर के संजय देश पांडे जैसे डॉक्टर सभी हैं, लेकिन कुसुम जो कुसुम कुशवाहा ने आपकी डॉक्टर चुनौती साहब, स्वीकार कर ली। भाई संजीव जी, मनोरमा जी, एक ना मैं कुसुम कुशवाहा ने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि मैं सुन रही हूँ, इसके अलावा कई नहीं, स्त्रियां सुन रही मैं एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर सूद करके दिल्ली में, नोइंग हिज नेम, तो उन्होंने मेल्स हेल्थ सोसाइटी बनाई हुई है, मेंस हेल्थ सोसाइटी, मेंस हेल्थ। अब कैसा है कि औरतों के लिए एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक, पर मर्दों के लिए नहीं है। बाकी सबके सब डिपार्टमेंट औरत मर्दों के लिए सेम है, तो इसीलिए औरतें स्पेशल ही है। मैं एक हमेशा बोलता हूँ कि औरत इज अ कंप्लीट होमोजीनस स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम भी देखिए, सेक्स क्रोमोसोम तो दोनों एक सेक्स होते हैं। मर्दों के सेक्स क्रोमोसोम भी दोनों एक नहीं होते, एक एक्स होता है तो दूसरा वाई होता है। तो हेट्रोजेनोसिटी जो है वो मर्दों में ज्यादा है, प्रॉब्लम्स मर्दों में ज्यादा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम ज्यादा है, एडिक्शन ज्यादा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। कोरोना में देख लिया हमने कि मर्द जल्दी ज्यादा मरे, तो मर्द आज तक स्टडी नहीं किए गए। अमरनाथ झा कह रहे हैं प्रेमचंद जी की बात अगर अंतिम सच नहीं तो आपकी तो निश्चित तौर पे अत्यदीप भवा, हम लोग बुद्ध के लोग हैं। बात अंतिम सच नहीं है, हो सकता है मेरी सच नहीं बात हो के बाद सकती कोई है 5-2 साल के बाद कोई उसको काटे, लॉजिक से सारी जी। बातें काटी जा सकती हैं। जी, मेरी बात और अंतिम सच इसीलिए आप आप कुछ कह देखिए रही थी उस समय, आप कुछ कह रही थी उस आपके समय। आप यदि झा लिख रहे हैं तो यदि आप शायद मंडन मिश्र के इलाके से होंगे, दरभंगा से होंगे, कहीं से होंगे, तो परकाया प्रवेश करके ही आप जी, यदि आपने खुद अनुभव नहीं लिया तो परकाया प्रवेश से सीखते हैं। तो ये परंपरा है, अत्यदीप्ति की परंपरा है, अत्यदीप भवा, खुद से सीखें। अनु, आप कुछ कह रही थी उस समय, क्या, कौन सा, मुझे जरा याद नहीं, अभी जो मैं बोला था उसके ऊपर कुछ बोले आपने? हाँ कोई नहीं, अंतिम टिप्पणी चूंकि 1 घंटा 16 मिनट। जी, लक्ष्मण आप अपनी अंतिम टिप्पणी दें, डॉक्टर साहब ने दे हाँ, दिया। तो जो वो इस बारे में, जैसे कि मेरी कई बार कुछ गिगलो से बात हुई, तो गिगलो जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि उनके ज़्यादातर जो ग्राहक हैं वो मेल हैं, 99%। औरतें बहुत कम होती हैं और वो औरतों के पास जाना पसंद भी नहीं करते, कम ही करते हैं। जिगोलो। उसका कारण, हाँ, एक मेरी गिगलो से ऐसी बात हुई कि उसने एक बार किसी महिला से एक रात के 1 लाख रुपए लिए, लेकिन उस औरत ने उसकी पिटाई करी जूते से। तो उसने बोला कि 1 लाख तो मुझे मिल गए लेकिन मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो वो प्रीफर करते हैं कि मेल ग्राहक ही उनके ज्यादा मिले, क्योंकि उनको ज्यादा, क्योंकि वो उनके साथ मतलब वो अगर वो अपने पुरुष से कहीं पीड़ित है तो वो उस पर मतलब जुल्म सितम करके वो उसको इसी बात के पैसे देती है कि मैं तुम्हें सताऊंगी, मतलब मैं डोमिनेट करूंगी या पीटूंगी। लक्ष्मण, दिस कांट बी एन अल्टीमेट ट्रुथ, द वे नॉट ऑल, जैसे कि आपने वो फिल्म, ये फिल्म, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। अलग अलग कहानियां। जी, दूसरी बात ये है कि जब मेल सेक्सुअली अराउज हो जाता है और महिलाओं को पता है कि ये सेक्सुअली अराउज है और ये कुछ भी कर, मतलब ये अब उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो कभी कभी मतलब उनका वो शोषण भी होता है। और मैंने जो वाल्मीकि रामायण का जो उद्धरण दिया, वो उद्धरण वाली बात राम ने तब कही थी जब वो कैकेयी के प्रभाव में आके उनको वनवास दिया गया। तब उन्होंने कहा था लक्ष्मण से ये बात कि सेक्स इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि हमारे जो पिता हैं दशरथ, वो कैकेयी के पूरी तरीके से प्रभाव में आ चुके हैं और वो सेक्स के चंगुल में है। तो ये बात मतलब ये बात भी है कि कभी कभी उसको मुकदमा करने वालों, आहत होने वालों, कृपया वाल्मीकि रामायण पलट लीजिएगा, न लक्ष्मण जी पे मुकदमा करिएगा, न हम पर करिएगा। जी, और नहीं तो ये मैं बता देता हूँ ना, 253(9) अगर आप देखेंगे, मैंने वो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो इसका बाकायदा लक्ष्मण वाल्मीकि रामायण वो पढ़ेंगे तो सदमे में चले जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ेंगे। जी, आज धमकी मिली थी, आज जब रतन लाल आ रहे थे तो नाम भी लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी का तो नाम भी लक्ष्मण है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जी, लक्ष्मण आप अब लखनऊ का नाम भी लक्ष्मण पूरी होने जा रहा है।
अमरनाथ झा जी ने कुछ बोला तो वो हिंदी में, आप मैंने गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण पढ़ के बोल रही है बात, और वो मैंने हिंदी में पढ़ी थी, अंग्रेजी में नहीं पढ़ी थी, उसमें ही बात लिखी है। जी, तो खैर आप लोग कोई अंतिम टिप्पणी करना चाहेंगी मनोरमा और अनु? अदरवाइज हम लोग नहीं, मेरा तो ये सवाल एक जाति वाले इस पे रह ही गया कि जो पुरुष यौनिकता है वो जाति से किस प्रकार संचालित, नियंत्रित और कैसे उसका वर्चस्व होता है। जी, इस पर हम लोग मनोरमा आगे बात करेंगे। जाति का आगे एक विषय है, मेरे ख्याल से एक विषय आगे है, हम लोग सेक्सुअलिटी और जाति के सेगमेंट पर जाएंगे। जाति के संदर्भ थोड़ा बाबा साहब की टिप्पणियों को झेलना पड़ेगा लोगों को। भारत सरकार उन किताबों को छापती है, वहीं से हम वो टिप्पणियां लेकर आएंगे ताकि मुकदमे ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े रहे अभी तक, और आगे भी जो इस बातचीत को देखेंगे सुनेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। हमारे यहाँ एक किताब पे, साहित्यिक किताब पे बातचीत हो रही है। और एक अच्छी सूचना डॉक्टर साहब आपके राज्य से, और आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए एक बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि विधवाओं पर जो अनिवार्य रूप से चूड़ी हटाने और सिंदूर न लगाने और ये तमाम चीजें हो जाती, आज महाराष्ट्र सरकार ने वो उस प्रथा पे बैन लगा दिया है। तो एक स्वागत योग्य कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है। तालीम हमारे सरकार के लिए। हाँ, और केंद्र सरकार को भी उठाना चाहिए, इस पर भी हम लोग आगे है ना। एक मेरे घर में मेरे जीजाजी, सबसे बड़ी बहन के ये चले गए जल्दी, जीजाजी हमारे गुजर गए। तो जब हमारा अपना ये होता है, जन्मदिन होता है, तो औरतें जो औक्षण बोलते हैं उसको करती थी, तो मेरी बहन ने मना कर दिया शुरुआत में, लेकिन मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब क्या करूं, मैं तो अभी एक ऐसी लड़की के बारे में सुनो ना, तो मैंने उसको बोला नहीं करना चाहिए। मेरी सासू माँ ने भी शुरू किया, और मेरे पिताजी जाने के मेरी माँ भी मेरा औक्षण करती रही हमेशा। तो वो तो बिल्कुल सही है कि विधवा भी है तो ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो उनको जो मेरा हित चिंतने का जो अधिकार है उससे तो उनको छीना नहीं। महाराष्ट्र इस मामले में हमेशा आगे रहा है, बंगाल से बहुत आगे रहा है। और मैं एक फिर शेयर करूं कि मैं तो एक ऐसी लड़की की कहानी सुन रहा हूं जिसके माता पिता पढ़े लिखे समूह से, लेक्चरर, प्रोफेसर, पूरा अफसरों का घर, और वहाँ विधवा की कहानी उसे झेलना पड़ रहा है। उससे शायद ही वो दूसरी शादी कर पाए। तो ये ऐसी स्थिति होती है। खैर, हम लोग फिर दूसरे विषय पे, दूसरे टॉपिक पे कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, आगे मिलते रहेंगे इसी समय 7:30 बजे। बहुत बहुत एक रिक्वेस्ट है कि ये सब लोगों के मुझे नंबर देना, क्योंकि मैं दिल्ली आने वाला हूँ तो सबसे मिलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कार्यक्रम में हम लोग आएंगे, आपके कार्यक्रम में आप आएंगे और आप हमारे घर आमंत्रित हैं। बस मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, और लक्ष्मण भी प्राय राजस्थान रहते हैं, लेकिन जो भी अवेलेबल होंगे हम लोग सब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।